about the planning process group. जब प्रोजेक्ट हमारा इनिशिएट होता है तो उसके बाद हम इनिशिएटिंग के बाद ऑब्वियसली स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन के बाद वी एंटर इनटू प्लानिंग फेज। और उसके अंदर मैंने आपको ये कहा कि जो पूरी प्लानिंग एफर्ट है उसका मेन मकसद ये है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाए और वो प्लान ऐसा हो जो रियलिस्टिक हो और एग्रीड अपॉन हो। ठीक है, और उस प्लान के अंदर बेसिकली हमने कहा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेवलपमेंट अप्रोच, 12 सब्सिडी प्लान्स, 3 या 4 बेस लाइन्स होती हैं, राइट। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि यार जब हम प्लानिंग एफर्ट शुरू करते हैं तो उस प्लानिंग एफर्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लान्स बनते हैं, लेकिन मैंने उन सारे पार्ट्स को स्किप किया। और मैंने कहा कि जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम एक ख़ास जगह से, एक ख़ास पॉइंट से अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और हम ये कहते हैं कि यार हमें जो स्टेक होल्डर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे। उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास स्कोप जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो भी होंगी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, क्वालिटी, सेफ्टी, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स वो भी शामिल होंगी। उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम सामने रखते हुए फिर हम एक स्कोप स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा, फिर हम उस स्कोप स्टेटमेंट को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और उसको हम ब्रेक डाउन करते इसलिए हैं, 3 बातें मैंने आपको बताई कि एक ये कि हम प्लान अच्छे से कर लें, दूसरा ये कि उसको मैनेज अच्छे से कर लें या एग्जीक्यूट अच्छे से कर लें और तीसरा ये कि मैं उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल बेहतर तरीके से कर सकूं। ठीक है, इसके लिए हमने ये कहा कि हम अपना जो भी मेरा पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप होता है, उस स्कोप को, वे प्रोजेक्ट को मैं ब्रेक डाउन करता हूं इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, राइट। और हमने ये जैसे कहा था कि एक ट्रिप है, उस ट्रिप को मुझे लेके जाना है, तो हम उसके लिए लेट्स से इट वुड बी इजी फॉर अस कि अगर मैं इस ट्रिप को ब्रेक डाउन कर लूं, तो मैनेज करना भी आसान होगा, एस्टिमेट करना, प्लान करना भी आसान होगा और उसके बाद मॉनिटर कंट्रोल करना भी आसान होगा, राइट। ये हमने ब्रेक से पहले किया कि लेट्स से ये ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद फूड की कोई हमने बात की थी, राइट। और अकोमोडेशन थी, एक हमने ये फीचर यहाँ पे बनाया था, या एक पॉइंट ये लिखा था कि अकोमोडेशन होगी। उसके बाद और क्या था जी, हमने क्या किया था, और एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ था, राइट। तो इस तरह की बातें हमने कहा कि अगर हम इस तरह ब्रेक डाउन कर लेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, समझना, प्लान करना, मैनेज करना और एग्जीक्यूट करना। करेक्ट जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में यू आर विथ मी नाउ। अच्छा, अब Yes, yes, sir. हमने हमने ये कहा कि यार ओके, इफ दिस इज द केस तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इसको ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं नीचे तक, जितना ब्रेक डाउन कर लेंगे उतना अच्छा होगा, राइट। ऐसा नहीं है। हमें जैसे हमने कहा कि अगर फूड की, या चले ट्रांसपोर्ट को ले लेते हैं हम, ट्रांसपोर्ट को ब्रेक डाउन अगर आप बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, तो होगा ये कि आपको बहुत डिटेल्ड प्लानिंग बनाने में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी और इसी तरह बहुत डिटेल माइन्यूट लेवल पे जाके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग अगर आप करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए आपकी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाएँगी कि जितना आप उसको ब्रेक डाउन करके फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो कम होगा और उससे जो नुकसान हो रहा है, वो ज़्यादा होगा। मैं आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपने ट्रांसपोर्ट में जो है ना इतना ब्रेक डाउन कर दिया कि यार जो घर से निकलेगा ना, बैरिया यूनिवर्सिटी तक आएगा, जो हमारा पिकअप पॉइंट है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद बैरिया यूनिवर्सिटी से आगे जो लेट्स से नारायण या जहाँ पे भी जाना है वो भी देखेंगे। फिर उससे आगे जो जीप्स पे जाना है वो भी देखेंगे। वो वहाँ पे घोड़ों पे बैठेगा तो मैं वो भी देखूंगा, राइट। ओके, ये सब ट्रांसपोर्ट में। ओके फाइन। अब अ, आप कहते हैं अच्छा यार चले ठीक है, घर से बैरिया तक आने का एक ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद बैरिया से उससे आगे जो भी हमारा पॉइंट है वहां तक, और फिर आगे जीप्स का। ओके, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यार मैं अभी घर से निकला, मेरा जो है ना यहाँ से नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है, वहां से ना 120 रुपीज लगे बाइकिया के। उसके बाद जो है वो मैं मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो बस पे बैठा, उससे जितने भी 50 लगे, 60 लगे, जो भी है, और वहां से मैं I8 सॉरी F8 वाले मेट्रो स्टॉप पे पहुंचा। वहां से फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बाइकिया कराया, फिर मेरा 100 रुपीज या 80 रुपीज लगे। अगर आप इस लेवल पे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या। अब आप देखिए ये कितनी डिटेल है, एवरीबडी हैज डिफरेंट डायनेमिक्स। आप 35 37 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हर कोई मुझे अगर इस तरह डिटेल देना शुरू कर देगा, मैं तो ऑल द टाइम
यही चीजें फिर मैनेज करता रहूंगा। तो इतना ज्यादा डिटेल देने से आप बहुत एक्यूरेट एस्टिमेट तो शायद ले लें, लेकिन उसको करने के लिए आपको जितना एफर्ट करनी पड़ रही है वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इजंट इट? डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, ओके। so it's gonna get अब very complicated. है ना? अच्छा, ना लेट्स से मैं सुबह सुबह वेट कर रहा हूँ 8 बजे से, और मुझे ना 6:30 बजे से फोन आना शुरू करते हैं, कोई फेज 8 से निकल रहा है बैरियर टाउन, कोई कहीं से निकल रहा है, कोई रवात से चल पड़ा है। सर मुझे बाइकिया मिल गया। मैंने कहा ओके, अब मैं उसकी परफॉर्मेंस नोट कर रहा हूँ। दूसरे की कॉल आती है, सर मैं मेट्रो पे बैठ गया। ओके फाइन यार। तीसरे की कॉल आती है, सर मुझे भी बाइकिया मिल गया। ओके। एक कहता है सर मुझे क्रीम बुक। सो ऑल द टाइम मैं तो ये मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग की रिपोर्टिंग हैंडल करता रहूंगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की हैंडल करता रहूंगा। आई होप यू गॉट इट राइट। सो हम ये कहते हैं कि यार हम ब्रेक डाउन जरूर करेंगे, और उस लेवल तक करेंगे जहां पे इन चीजों को मेरे लिए मैनेज करना, प्लान करना, मैनेज करना और मॉनिटर एंड कंट्रोल करना आसान हो जाए। ये ना हो कि वो मेरे लिए दर्द सर बन जाए। करेक्ट? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा लेवल होगा, या किस हद तक मैं इसको डिटेल में जाके ब्रेक डाउन करूं तो मैं कहूंगा कि यार ये मेरे लिए फायदेमंद है। इससे ज्यादा करना नुकसानदेह है, या इससे कम करना भी जो है ना वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लाइक अगर मैं अपने काम को बहुत बड़ा पीस ऑफ वर्क रखूंगा तो फिर वो सही तरह से एस्टिमेट भी नहीं होगा, सही तरह से प्लान भी नहीं होगा, ऑब्वियसली उसको सही तरह से मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, राइट? लेकिन अगर उसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ तो भी प्रॉब्लम है। तो वो कौन सा अप्रोप्रिएट लेवल है जहां पे मुझे रुक जाना चाहिए? जी। I think we should draw a baseline for that purpose. ओके। Right? I think, like its scope and चले timeline and चले as well चले as चले मैं cost. मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आसान अल्फाज में एक एक्सपीरियंस्ड अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, तो उसको तो अगर आप ये कहेंगे कि भाई उस हद तक ब्रेक डाउन करो जहाँ पे आपके लिए प्लानिंग भी आसान हो जाए, जहाँ पे आपके लिए मैनेज करना भी आसान हो जाए, और जहाँ पे आपको मॉनिटर एंड कंट्रोल करना भी आसान हो जाए, तो ये काफी है। लेकिन ऑब्वियसली फॉर अ बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट मैनेजर, या अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में पहली दफा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं की है, पहले आप किसी और इंडस्ट्री में काम करते रहे, तो ऐसे केसेस में आपकी गाइडलाइन के लिए कुछ रूल ऑफ थंब बने हुए हैं। रूल ऑफ थंब दे ये कोई हदीस या पक्के फिक्स रूल नहीं है। ये आपकी गाइडलाइंस के लिए एक जनरल आइडिया देने के लिए कि यार अप्रोक्सीमेटली इतना ठीक रहेगा, ये एक आइडिया देने के लिए कुछ रूल बने हुए हैं। और वो रूल आपने लाजमी सुने होंगे, 440 रूल। और सुने? यस सर हाँ सुने बिल्कुल। मेरे 880 Yes, sir. 880 रूल, 880, राइट? 300. अच्छा। और एंड 300 रूल, 300%। और 300 राइट, 300 रूल। अच्छा, नाउ 300 आवर्स या 300 रूल। अब ये रूल्स क्या है? वो रूल्स ये हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट स्मॉल इन साइज है तो आप ना ये 440 रूल यूज करो। 440 मींस आप इसको ब्रेक डाउन करो, और आप ये देखो कि जो आपका लोएस्ट लेवल है जहां पे आपने रोकना है मजीद ब्रेक डाउन करने से, वो काम इतना कम से कम साइज का हो कि वो 4 आवर्स तो ले ना कंप्लीट होने के लिए। ये ना छोटी छोटी बात जो आपको आपको बता रहे, सर ये भी कंप्लीट हो गया, सर ये भी कंप्लीट हो गया। वो काम इतना बड़ा हो कि उस पे कम से कम 4 घंटे जरूर लगे, और वो इतना बड़ा भी ना हो कि ना 40 आवर्स से ज्यादा टाइम लगे। अब 4 आवर्स से मुराद क्या है? 4 आवर्स से मुराद क्या है? एक दिन में 8 वर्किंग आवर्स होते हैं जनरली, राइट? 8 वर्किंग आवर्स का डे होता है, वर्किंग डे। अच्छा, 4 आवर्स का मतलब है कम से कम हाफ वर्किंग डे तो लगे। इज इट क्लियर? सर ये एक वर्क पैकेज की बात हो रही है ना? हाँ, एक वर्क, बिल्कुल। कि मैं उसको कितना ला के छोड़ दूं। लेट्स से, अच्छा चले मैं पहले इसको कंक्लूड कर लूं। 4 आवर्स से मुराद है कि मेरा हाफ वर्किंग डे कम से कम लगे, और 40 आवर्स से क्या मुराद है? हाफ वर्किंग डे से लेकर 40 आवर्स से मुराद क्या है? 2-3 days सर 1 वीक Five, Oh, फाइव 1 डेज week के अंदर अंदर. within a week। एक वन 10 वर्किंग days. वीक, वन है ना, 1 वर्किंग वीक। वाई? बिकॉज एक वर्किंग वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं, तो 8 × 5 40 आवर्स बन जाते हैं। तो अब आप देखिए, ये बहुत बड़ी रेंज है। ये कोई ऐसा रूल या हदीस नहीं है कि यार मेरे 3 आवर्स और 55 मिनट्स हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? आप अप्रोक्सीमेटली अपनी गाइडेंस के लिए एक जर्नल आइडिया आपको हो गया कि यार 4 आवर्स से लेकर 40 आवर्स के दरमियान ये जो एक वर्क पैकेज है इसका साइज इतना हो, उससे आगे फिर मैं ना करूं तो बेहतर है।
राइट। अच्छा, अब अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि आपका जो लोएस्ट लेवल है, जो वर्क एलिमेंट है, जिसको आप कहते हो कि यार इससे ज्यादा मुझे ब्रेक डाउन नहीं करना, वो 880 हो जाएगा। मींस कम से कम उसे कंप्लीट करने में एक दिन तो लगे ना। इतना छोटा सा भी काम ना हो कि एक दिन भी ना लगा और आपने कहा कि जी अब मैं उसकी रिपोर्टें लेना शुरू कर दूंगा, वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो 8 से इनके 1 वर्किंग डे से लेकर 2 वीक्स तक या 80 आवर्स तक अगर कुछ काम होता है तो हम कहते हैं कि यार दिस इज गुड इनफ वर्क एलिमेंट, अब इसको मजीद ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर फॉर स्मॉल सर एक साइज क्वेश्चन है प्रोजेक्ट्स? जी सर। ये सर किस तरह डिटरमिन करते हैं कि ये 440 के लिए ये सूटेबल है कि नहीं? लाइक आप जिसे कह रहे हैं कि छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि नहीं 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 इतनी नहीं नहीं कॉस्ट? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। आपने फॉर एग्जांपल जब हम पीसी फॉर्म पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इतना बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उनका छोटा प्रोजेक्ट भी जो है ना वो 500 मिलियन का हो जाता है। ऐसा ही है ना। यस सर। लेकिन हमने जो दूसरे सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स पढ़े वहां पे लाइक 300 मिलियन भी ज्यादा लार्ज प्रोजेक्ट की बात है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं एंड दीज थिंग्स कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एक्चुअली, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट यूज करनी पड़ती है कि हाँ यार मेरे ख्याल में इतना छोटा काम है, रीजनेबली गुड आई गेस, इसको हम मजीद ना ब्रेक डाउन करें। इसीलिए हमने एक लेसन लर्न का एक चीज रखी हुई है कि लेट्स से अगर आपने ब्रेक डाउन नहीं किया, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट ही आपको एहसास हो गया पहले महीने, नहीं यार ये एक चीज हैंडल नहीं हो रही है एक बंदे से, ये बहुत बड़ा साइज है, तो आप उसको लेसन लर्न रजिस्टर में लिखें, अपना WBS अपडेट कर लें, ठीक है, उसको मजीद छोटा कर लें। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर बहुत माइन्यूट लेवल पे आप चलेंगे, आप कहते नहीं यार ये दिस इज टू स्मॉल अ पीस, तो उसको आप इंप्रूव कर लेते हैं, राइट। तो ये लेसन लर्न का रजिस्टर्ड रखना ही मकसद ये है कि आप कंटिन्यूसली अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करें। ज़ाहिर है 1 साल 1.5 साल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जब अगर आपको पहले महीने ही कुछ चीज़ें अंदाजा हो गई हैं, इट्स बेटर फॉर यू कि आप उसको अभी से करेक्ट कर लें। करेक्ट, रादर देन के पूरे प्रोजेक्ट तक आप उसको खींचते रहें फजूल में। इट्स बेटर कि आप उसको इम्प्रूव कर लें। अच्छा, अब सर एक क्वेश्चन है सर। जी मैम। सर हम लोगों ने इसको एज अ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम लोग 5 डेज अ वीक हम लोग अगर करेंगे तो 440 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ कंपनीज में जिसमें 6 डेज अ वीक होता है, ऐसा भी तो हो हाँ हाँ सकता है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए आपको मैं क्या कह रहा हूँ, ये जर्नल आइडिया लेने के लिए इनको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स, HEURISTICS, ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का सर मतलब ये इसका होता है नंबर ऑफ डेज से कोई वैसे ताल्लुक नहीं है, लाइक कुछ नहीं है, 7 डेज कुछ नहीं 6 है, डेज कुछ कुछ नहीं, भी नहीं, कुछ नहीं, लाइक नहीं नहीं, उसका कुछ बस भी नहीं। इस तरह जर्नल वे में बोला हुआ है हाँ सर। हाँ, जर्नल वे में, और आवर्स भी उतना स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं है, ठीक है, ओके कि सर, बहुत ओके। ज्यादा। हाँ, मतलब आप देखिए ना, आपको इसी से अंदाजा हो रहा है कि 440 आधे दिन में भी काम खत्म, कुछ 3 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, राइट। सो इट्स मतलब बाज जगहों पे 24 आवर्स शिफ्ट यूज हो रही होती है। 24 आवर्स से मुराद के 8 आवर्स की 3 शिफ्ट यूज हो रही होती हैं, एक कंटिन्यूस काम हो रहा होता है डे एंड नाइट। तो जाहिर है वहां पे एक दिन का मतलब आम दिनों में 3 दिन का मतलब लाइक इक्विवेलेंट है वो। सो इस इट हैज नथिंग टू डू विद द डेज। इवन जो आवर्स भी मेंशन्ड हैं, ये जर्नल गाइडलाइंस के लिए हैं, ठीक है। ये कोई बहुत फिक्स चीजें नहीं है कि यार सही है सर। 3 3 आवर्स 55 मिनट्स हो गए तो अब तो मसला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे आपको समझ आती है कि हाँ यार ये इतना पीस ऑफ वर्क है कि अब मुझे ना मैनेज करना, प्लान करना, ये गुड इनफ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं है और बहुत बड़ा काम भी नहीं है, तो बस वहां पे आप छोड़ दें। तो जर्नल गाइडलाइंस के लिए स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने कहा हुआ कि तकरीबन 4 से 40 आवर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कहा जाता है कि अगर इतना सा काम हो तो शायद अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। और मीडियम साइज प्रोजेक्ट के ऊपर 880 रूल जो है वो आपको गाइड करता है। और जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उस पे 300 आवर्स वाला रूल है कि ये जो पीस ऑफ वर्क है, जो वर्क पैकेज है, वो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स के हो। अगर आप मुझे कहो सर हो मेरा तो 275 का, तो क्या फाइन है, ठीक है, राइट। अब अगर आपको ये लगता है कि ये 275 आवर्स जो है इस काम को करने के लिए, लेकिन ये एक रीजनेबल साइज है जिस पे मैं अच्छे से प्लान कर सकता हूँ, अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ और मॉनिटरिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, तो 275 भी ठीक है। इसी तरह 310 पे आप
परेशान होकर बैठ जाएंगे सर ये तो 300 एग्जैक्ट नहीं हो रहा, 310 हो रहा है, तो दैट्स फाइन। ये आपको एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा देने के लिए कि यार लार्ज प्रोजेक्ट्स पे ना 300 आवर्स वाला काम जो है ना, ये जनरली हम समझते हैं कि इट इज गुड इनफ वर्क एलिमेंट कि जिसको हम जहाँ पे लाके छोड़ दें। इज इट क्लियर? Is it clear जी to सर। everyone? ओके सो हमने एक ये 3 रूल्स देखे। बेसिकली इन 3 रूल्स का मकसद ये था कि मेरा वर्क ब्रेकडाउन हमने अपनी स्कोप स्टेटमेंट को WBS में कन्वर्ट करना है। और जो WBS है बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसको हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को इतना छोटा कर दें, टुकड़ों में कर दें, स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स में कर दें कि वो इतना छोटा हो जाए कि वहाँ पे मेरे एस्टिमेट्स भी बहुत अच्छे से आ जाएं और उनको मैं मैनेज भी अच्छे से कर लूँ और उसके बाद में उनको कंट्रोल भी अच्छे से कर लूँ, राइट? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा लेवल होगा, तो उसके लिए कुछ ह्यूरिस्टिक्स हैं, रूल ऑफ थंब है, जर्नल गाइडलाइंस है कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए 440 रूल है, मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए 880 रूल है, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए 300 रूल है। करेक्ट जी, यहाँ तक हो गई बात? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि WBS में कितने लेवल्स हो सकते हैं? लाइक अभी आपके सामने है, सबसे ऊपर तो प्रोजेक्ट नेम आ गया, उसके बाद फर्स्ट लेवल है, फिर आपको ये सेकंड लेवल नजर आ रहा है ना? और कितने लेवल्स हो सकते हैं? वो तो डिपेंड करेगा जो रूल सेलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग डिपेंड हम करेगा। हाँ, ये डिपेंड करेगा। ये आसान चीज आपने पकड़ ली है, डिपेंड्स। सो ये डिपेंड ये करेगा कि देखिए अगर मेरे पास ना बहुत बड़ा साइज का प्रोजेक्ट है, जैसे अभी हमने ट्रिप प्लान की है ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा, अकोमोडेशन से आगे सिर्फ लेट से एक जगह की और दूसरी जगह दो, दैट्स इट। कोई कैंपिंग है तो वो करनी है और एक होटल की अकोमोडेशन है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप ब्रेक डाउन इसको करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट्स से ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया वाला बना, तो इसके अंदर एक डैम अलग से छोटा सा देना पड़ा पानी का, इसके अंदर एक हाउसिंग सोसाइटीज एम्प्लॉयज की लेट्स से पूरी एक बनी हुई है, इसके अंदर एक पूरा हॉस्पिटल है, राइट? एक शायद स्कूल या कॉलेज भी है। अच्छा, इसके बाद रनवे एक अलग से सेटअप है, पूरी सोसाइटी बहुत बड़ा एरिया है, उसकी सीवरेज अलग से एक पूरा निजाम मैकेनिज्म है, वहां पे रोड स्ट्रक्चर एक पूरा अलग से है, ऐसे ही है ना? सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अलग से एक पीस है। अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको जब आप ब्रेक डाउन करना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है 4 5 6 लेवल्स नीचे आ जाए। स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए शायद 1 या 2 लेवल्स हो। करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब और यस ऑब्वियसली हम उसको वहां तक ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे जहां तक वो रूल वाली गाइडेंस है। यस, वो तो है ही है, लेकिन हमें ये पता है कि यार लार्जर प्रोजेक्ट्स है, उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे, वो फिर भी एक अच्छा खासा यू नो पीस ऑफ वर्क होगा, तो उसे हमें मजीद ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और करते करते शायद 5वें 6ठे लेवल पे जाके वो लेवल आए कि अब हम कहेंगे कि यस नाउ इट इज रीजनेबल साइज्ड पीस ऑफ वर्क या वर्क पैकेज जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक कंडीशन मैंने आपको ये बताई कि आप उस वक्त तक इसको ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं कि जब आप इसको अच्छे से प्लान कर लें, अच्छे से मैनेज कर लें और अच्छे से एग्जीक्यूट सॉरी जो मॉनिटर एंड कंट्रोल कर लें। एक और भी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि लेट्स से ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट के केस में आपने ये कहा कि यार हम अपनी ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं लेट्स से, और सुबह ना मुझे टायर्स भी चेक करने हैं, मुझे उसका कूलेंट या पानी वगैरह वो भी चेक करना है, मुझे और एयर प्रेशर वगैरह भी चेक करना है, ठीक है, और सर्विस करवानी है, वट एवर थिंग्स यू थिंक कि आपको वो सारे चेक करने हैं, पेट्रोल फ्यूल भी डलवाना है। अब ये सारे आपने लेट से ट्रांसपोर्ट के नीचे चीजें डाली हुई हैं। उससे पहले भी कुछ और भी काम होंगे, मे बी सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन सी गाड़ी जाएंगी, आप 6 या 10 15 लोगों के पास गाड़ी है, तो उसमें से कौन कौन सी गाड़ी जो है वहां पे जा सकती है, और भी इस तरह के बहुत सारे आपने काम कर लिए। अच्छा, अब इस तरह का ब्रेकडाउन आप करोगे, सुबह इसको पिक करना है, फिर उसको पिक करना है एंड सो ऑन, आपने ये चीजें डिसाइड कर ली। नाउ अगर आप ये डिसाइड करते हो कि यार मैंने ये काम खुद नहीं करना, मैंने तो ये आउटसोर्स कर देना, तो फिर आप ये तेल पानी चेक करने वाला तो काम, इसको ब्रेकडाउन नहीं करोगे ना? सर ऐसे ही लेकिन है ना? इसमें रिसोर्सेज तो रिक्वायर्ड होंगे ना, बेशक सुने सुने एक्सटर्नल हो या हाँ, इंटरनल। मैं उसमें आता हूँ, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि आप तेल पानी वाला काम खुद नहीं करोगे, फ्यूल खुद नहीं चेक करोगे, एयर प्रेशर खुद नहीं चेक करोगे, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, तो हम उस काम को जो जो हमने आउटसोर्स करना हो ना, उसको हम फिर ब्रेक डाउन फर्दर नहीं करते। जिस भी लेवल पे जाके लेट्स से यहाँ पे आप आए,
ठीक है, और आपको लगता है कि यार ये वाला जो पीस ऑफ वर्क है जिस पे मैं भी ये आप क्रॉस कर रहा हूँ, ये आपको लगता है आपको आउटसोर्स करना है, तो अब आप इसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं करोगे, ये पूरे का पूरा आउटसोर्स कर दोगे। और करते क्या है, वो रिसोर्सेज वाला मैं आंसर देता हूँ अभी आपका, और बाकी आप मे बी आगे तक ब्रेक डाउन करते चले जाओ। इज इट क्लियर? हम जी ब्रेक डाउन सर। वहां तक करते चले जाएंगे जहां पे या तो ऐसी जगह आ जाए, इतना वो छोटा पीस ऑफ वर्क हो जाए कि मैं उसको ठीक से प्लान कर सकूं, मैनेज कर सकूं। बार बार इंटेंशनली ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है? मैं अच्छे से प्लान कर सकूं, उनको मैनेज कर सकूं और कंट्रोल कर सकूं, या ये लेवल आ जाए, या कोई ऐसे आपको लगे कि यार ये काम हमने अब खुद नहीं करना, हमने इसको आउटसोर्स करना है। अच्छा, जब आप इसको डिसाइड कर लेते हो ना आउटसोर्स करते हैं, तो उसके बदले यहाँ पे नॉन प्रोडक्ट एक्टिविटीज में या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना, वहां पे एक चीज ऐड हो जाती है। और वो पता क्या ऐड होगा, यहाँ पे होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये जो प्रोक्योरमेंट है, इसमें ऑब्वियसली आप कहोगे कि मुझे ड्राइवर इसके लिए भी कुछ अपने काम होंगे, आपने सर्वे करना है, बुकिंग करानी है, वो अपने काम होंगे और वो इधर ब्रेकडाउन होंगे। लेकिन वो जो हमने टायर प्रेशर चेक करना है या फ्यूल चेक करना है या लाइसेंस अपने रखने हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, अब वो इस बंदे का काम है जिसको हमने आउटसोर्स किया। इज इट क्लियर? लाइक इसकी जिसकी जो मेन कैटेगरी होगी वो प्रोक्योरमेंट की होगी, और उसको हाँ, फर्दर स्प्लिट मैनेजमेंट कर देंगे फिर हम लोग। फर्दर सेपरेट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, राइट? उसकी कॉस्ट इधर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? सही अच्छा, है सर। अच्छा, जनरली मतलब दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैं जनरली ये कहता हूँ कि बाय एक्सपीरियंस में ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, मीटिंग्स हैं, एडवर्टाइजमेंट देना है, टेंडर है, वेंडर से बातें करनी है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन है, नेगोशिएशंस हैं, ठीक है? जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि उसको इधर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में रखें। और जो प्योर काम है, जो आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो एक्चुअल काम है, जैसे अब ये सारी चीजें ट्रिप से रिलेटेड है, हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे सड़क नहीं है, हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, हमारी प्रोडक्ट तो ट्रिप है ना। तो ट्रिप से रिलेटेड जो डायरेक्ट चीजें हैं उनको आप कोशिश करें अलग से रखें, ठीक है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप कहते हैं कि यार मैं ट्रांसपोर्ट के नीचे ही इसको रखना चाहता हूं, तो आप रख लें। फिर ये होगा कि कुछ चीजों की प्रोक्योरमेंट आप किसी और जगह से कर रहे होंगे, उसकी मैनेजमेंट उधर हो रही होगी, और कुछ ट्रांसपोर्ट की प्रोक्योरमेंट आप इधर से कर रहे होंगे। ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, सो आपने ये देखा कि जो हमने अभी बात की उसके अंदर हमने दो बातें समझी। वो ये कि हम चीजों को ब्रेक डाउन करते जाते हैं उस वक्त तक जब तक कि या तो वो लेवल आ जाए जिस लेवल पे हम इसको इजीली प्लान कर सकते हैं या इजीली मैनेज कर सकते हैं या इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? और या फिर वो चीज हमने आउटसोर्स करनी हो, तो वहां पे हम ब्रेकडाउन रोक देंगे। अच्छा, अब हमने दूसरी सर लेकिन इसमें भी तो हम लाइक ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, लाइक आपने जो लेफ्ट साइड पे कर आपने रहे हैं। इसको ब्रेक डाउन हाँ किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उस तरफ जाके करेंगे। वो जो एलिमेंट है उसको मजीद नहीं करेंगे, और वो आप देखिएगा। अभी तो हमने ये एग्जांपल बड़ी अजीब सी ली ना कि जबरदस्ती की एग्जांपल आपको खुद फील हो रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट, आई मीन दिस इज नॉट अ बिग टास्क, राइट? ट्रिप तो है ही छोटा सा, तो उसमें ये इतने लेवल्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ कि यार अ, एक सिविल स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, वो आपने बनानी है, और उसमें आपने, एक तरीका ये है कि यार मटेरियल जो है या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है? जो ब्रिक्स की जगह आपने ब्लॉक्स यूज करने हैं, और वो जो ब्लॉक्स हैं वो आपने खुद बनाने हो, तो फिर आप क्या करोगे? आप ये ब्लॉक्स वाली चीज को ब्रेक डाउन करोगे आगे, है ना? है ना? उसमें आप अगर अच्छा खुद उस बनानी तो कर लेंगे। कर लेंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं यार ये सारी चीजें मुझे आउटसोर्स करनी है, तो मैं इधर मटेरियल जहां से मैं मंगवा रहा हूँ, वहां मटेरियल के नीचे एक एक ब्लॉक्स की चीज भी ऐड कर दूंगा, सिंपल इज दैट। ऐसे ही है ना? जी सर। है ना? तो ये फिर जो फर्दर इधर ब्रेकडाउन्स हैं वो उस तरह नहीं होंगे। सो एक्चुअल में जो चीजें हम आउटसोर्स कर देते हैं, उसको फिर सारे काम को मुझे खुद नहीं करना, वो काम आप वेंडर
के हवाले हो जाता है। हाँ, उस वेंडर की जो सिलेक्शन होनी है, जो प्रोक्योरमेंट के लिए ऐड देना है, फिर वो वेंडर मुझे सबमिट करेगा, प्रपोज़ल सबमिट करेगा या बिड सबमिट करेगा, उसको ये आप सेकंड सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर मैं उसको इवैल्यूएट करूँगा, फिर उसके साथ नेगोशिएशन करूँगा, फिर उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वगैरह-वगैरह। वो जो होगा यस, वो काम मैंने ज़रूर करना है, वो मैनेजरियल काम है, करेक्ट? अच्छा, अब हमने ये कहा कि यार इस पे मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं और मल्टीपल लेवल्स वुड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कुछ बहुत बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, लेकिन जितने भी लेवल्स हों, जो सबसे ऊपर वाला लेवल है उसमें क्या होगा और जो सबसे नीचे वाला लेवल है उसमें क्या होगा, ये दो बातें आपको अभी मतलब रिवाइज करवानी। आई नो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। जो टॉप मोस्ट लेवल है यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं। नहीं, कंट्रोल अकाउंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी होते, वो हम बाद में देखते हैं। और इसके अलावा फिर डिलीवरेबल होगा। वेल डन, डिलीवरेबल हो सकता है। हमारा जो WBS है ना, उसको हम जब वर्क है, पूरा प्रोजेक्ट है, उसको ब्रेक डाउन करने के दो दो मेनली ट्रेडिशनली हम कह लें के तरीके, या तो हम उसको डिलीवरेबल वाइज कि मेरा जो ये टोटल प्रोजेक्ट है उसके डिलीवरेबल्स क्या है, उसकी तरह मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो मैं कहूँगा यार पहले जो पेपर वर्क है, अप्रूवल है, मैप्स हैं, वो हो जाएगा। मतलब पहले नहीं, ये एक काम है, सिविल स्ट्रक्चर दूसरा काम है, वुड वर्क तीसरा काम है, इलेक्ट्रिकल वर्क चौथा काम है, प्लम्बिंग का पाँचवाँ काम है, तो मुख्तलिफ डिलिवरेबल्स हैं इस प्रोजेक्ट के। ठीक है? इसी तरह जैसे हमने ट्रिप पे किया, अकोमोडेशन हमारा एक डिलिवरेबल है, ट्रांसपोर्ट दूसरा डिलिवरेबल है, एंटरटेनमेंट तीसरा है, मील्स चौथा एंड सो ऑन। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बाय फेजेस, कि मेरा प्रोजेक्ट जिन फेजेस से गुजरेगा, बाय फेजेस ब्रेक डाउन कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोजेक्ट को जो ट्रिप है हमारा, उसको मैं कहता हूँ डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3, मैं इस तरह प्लान कर लूँ या इस तरह ब्रेक डाउन कर लूँ, तो ये भी एक तरीका है। सही है कि हम अपना प्रोजेक्ट जिन फेजेस से गुजरेगा, उन फेजेस की बुनियाद पे पहला फेज इधर लिख लूँ, फिर दूसरे फेज का ब्रेक डाउन कर लूँ, फिर तीसरे का कर लूँ एंड सो ऑन। सो या हम डिलीवरेबल के लेवल, जो पहला लेवल होता है, वहाँ पे हमारे या तो फेजेस होते हैं या हमारे डिलीवरेबल्स होते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, जो लोएस्ट लेवल होता है उसको हम वर्क पैकेज कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक्टिविटीज आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्क WBS। एक्टिविटीज आर नॉट पार्ट ऑफ द WBS, राइट? एक्टिविटीज बाद में बनाई जाती हैं हम, और ये कैसे बनाती है हम थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन जो लोएस्ट लेवल है वो वर्क पैकेज है, एक्टिविटीज उसके बाद बनाई जाती है, वो WBS का हिस्सा नहीं होती। WBS पे लोएस्ट लेवल वुड बी कॉल्ड एज वर्क पैकेज। क्लियर? अच्छा, यस। अब एक और बात वो ये कि बाज़ दफ़ा हमें कुछ वर्क एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अभी हमें क्लैरिटी नहीं होती कि यार इसको ना मैं वर्क पैकेज में कन्वर्ट कर दूं, उसके बारे में मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं होती, उसको मैं प्लानिंग पैकेज के तौर पे यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ। राइट? वर्क पैकेज जिसके बारे में क्लैरिटी होगी उसको तो मैं वर्क पैकेज लेवल तक ले जाऊंगा। लेकिन अगर वर्क पैकेज जो है वो मुझे क्लैरिटी नहीं है, मैं भी एक एग्जांपल दूंगा उससे आपको समझ आ जाएगी। मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसको यहाँ पे प्लानिंग पैकेज के तौर पे होल्ड रखूंगा, और मैं ये कहूंगा कि जब मेरे पास मजीद इंफॉर्मेशन आएगी, जब मुझे क्लैरिटी आ जाएगी, वो इनफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो फिर जो है मैं इसको बाद में वर्क पैकेज में कन्वर्ट करके और फिर उसकी एक्टिविटीज वगैरह बनाऊंगा। ठीक है? बाकी जो वर्क पैकेज हैं उनको हमने यहाँ पे वर्क पैकेज बनाया, उसके बाद एक्टिविटीज बनाई, उनके एस्टिमेट करते हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन जो प्लानिंग पैकेज है इसको हम यहीं पे होल्ड कर लेते हैं, और ये वो चीज है जो एक फ्यूचर सेगमेंट ऑफ वर्क है जिसके बारे में अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन डिटेल्स नहीं पता, बाकी चीजें हमें आइडिया होता है, डिटेल्स नहीं पता, और हम ये कहते हैं कि जब डिटेल्स आएंगी फिर हम इसको देख लेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स से मैंने एक शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ और उस शॉपिंग मॉल में ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ना, वो है मूवमेंट ऑफ विजिटर्स। लेट्स से उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, राइट? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए, और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टेयर्स हैं, दूसरे इसके बारे में मुझे क्लैरिटी है, एस्केलेटर्स हैं उसके बारे में मुझे क्लैरिटी है, लेकिन जो कैप्सूल लिफ्ट है इसके बारे में मुझे पता जरूर है कि मुझे क्या बनाना है, स्कोप क्लियर है, मुझे इस बिल्डिंग के इस कोने में जो है ना वो कैप्सूल लिफ्ट बनानी है, ये मुझे क्लियर है।
एक रफ बजट भी मुझे आइडिया होगा, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये कितने टाइम में काम होगा ये भी मुझे आइडिया होगा। लेकिन जो चीज क्लियर नहीं है वो इसकी मजीद डिटेल्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये हाइड्रोलिक होगी, ये कितने में आएगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें, इसको फिक्स करने के लिए क्या मेथड करना है। सो ये सारे काम क्योंकि शायद मैंने पहले ना की हो, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ओके, मीन वाइल वेंडर से बात करेंगे, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, हम जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनसे भी डिस्कस करना होगा, कुछ सस्ती हैं, कुछ में मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, तो विल सी दैट लेटर ऑन। तो अभी लेकिन मुझे एक अंदाजा जरूर होगा, तो इस काम को मैं एज अ प्लानिंग पैकेज यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और बाकी जितने हैं उनको मैं वर्क पैकेज लेवल तक ले जाता हूँ। इज इट क्लियर? तो सर इसमें हम लोग लाइक वो वाली लाइक कॉस्ट की और बाकी एस्टिमेट वो प्लानिंग करते हैं इस वाले पार्ट में सर हम जी लोग, जी जी, एक जेनेरिक आइडिया जरूर होता है ना, और इसको लेकिन लाइक लास्ट इंक्लूड करते हैं ऊपर वाले इंक्लूड कंट्रोल करेंगे, अकाउंट में हाँ ऐड हाँ करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, राइट। लेकिन आपको बहुत डिटेल्स आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि हम कैसे एस्टिमेट लगाते हैं। बेसिकली हम एस्टिमेट लगाना शुरू करते हैं नीचे एक्टिविटीज से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यह भी मैं फिर थोड़ी देर में बताऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक प्लानिंग पैकेज, सॉरी वर्क पैकेज है, और मैं कहता हूँ ये काम है जो मुझे करना है। इस वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए लेट्स से 1 2 3 और ये 4 एक्टिविटीज मुझे परफॉर्म करनी है। अब मैं कहूंगा कि अच्छा यार, ये जो 4 एक्टिविटीज मुझे परफॉर्म करनी है इस वर्क पैकेज को करने के लिए, हर एक्टिविटी के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज का मैं एस्टिमेट लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा एचआर की इतनी कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल इस पे इतना लगेगा, एंड इन टोटल ये मेरा इतना खर्च हो जाएगा इस एक्टिविटी पे। इसी तरह इन दो को मिला के इस एक्टिविटी पे इतना होगा, इस एक्टिविटी पे इतना होगा, इस पे इतना होगा। इन चारों एस्टिमेट्स को जब मैं ऐड कर लूंगा तो मैं कहूंगा ये मेरा वर्क पैकेज का एस्टिमेट है, राइट। अब आप देखें, जब आप एक्टिविटी लेवल पे जाके एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो एस्टिमेट्स आपके ज्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं है अभी, तो एक लमसम अमाउंट तो होगी, लेकिन ये उतना एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं होगा जितना हमने वर्क पैकेजेस को एक्टिविटीज में बाद में चेंज करके किया था। इज इट क्लियर? जी सर। राइट। तो हाँ, एक जनरल आइडिया जरूर होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वर्क पैकेज का एस्टिमेट जो एक्टिविटीज से आया, इस वर्क पैकेज का एस्टिमेट जो एक्टिविटीज से आया, प्लस द प्लानिंग पैकेज एस्टिमेट, इन तीनों को मिला के यहाँ पे जो भी मेरा कंट्रोल अकाउंट है या जो भी लेवल है, मैं उसको उसका एस्टिमेट ले लूंगा। क्लियर जी? जी सर। अच्छा अच्छा, अब एक यहाँ पे एक रूल है जिसको हम, अच्छा ये जो प्लानिंग पैकेज है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं। जो मेरा प्लानिंग पैकेज है, इसके अंदर अगर आपको आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी, प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन पढ़ी? प्रोग्रेसिव जिसमें होल विजन को मद्देनजर रखते हैं। नहीं नहीं, प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन का। इसका मतलब ये होता है, प्लीज इसको बेशक नोट कर लें, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। शायद मेरी स्लाइड्स पे भी कहीं लिखा हुआ है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन नोट कर लें। प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने प्लान को, अपने पूरे प्रोजेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता, प्रोग्रेसिवली, स्टेज बाय स्टेज, ग्रेजुअली एलैबोरेट करते हैं, उसकी मजीद वजाहत या उसकी मजीद डिटेल में इजाफा होता रहता है, राइट। शुरू में बहुत सारी चीजें वेग होती हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, और हम ये करते हैं कि यार हम अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली हम उसको मजीद एलैबोरेट करते जाएं, उसके अंदर क्लैरिटी लाते जाते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा थीम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। जो हमारी एडाप्टिव अप्रोचेस हैं उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा अप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि आपको शुरू में तो क्लैरिटी होती नहीं है, तो अब लगातार अपने प्लान को रिवाइज किए जा रहे होते हैं, किए जा रहे होते हैं, और प्रोग्रेसिवली अपने प्लान को रिफाइन करते हैं। बट बाकी भी जो हमारे इवन प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल्स हैं, वहां पे भी बहुत सारी डिटेल्स वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हैं, राइट। मसलन अगर आपकी टाइल्स कौन सी लगे, मैंने घर बनाना है, शुरू में तो बस इतना ही क्लियर होता है कि 2 फ्लोर होंगे, बेसमेंट होगी नहीं होगी, ममटी होगी, अच्छा सामने लॉन है नहीं है, कितने वाटर टैंक्स हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, कितने, मतलब इस तरह की बातें होती हैं बस। लेकिन उसके बाद फिर डिटेल्स आपके पास आती हैं, अच्छा यार आपने सर्किट बोर्ड्स कौन से लगाने हैं, वायरिंग कौन सी ऐड करनी है, टाइल्स किस कलर की होंगी, ये डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब ये प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन ना, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। मसलन प्रोटोटाइपिंग में यूज कर लूं, प्रोटोटाइपिंग आपने सुनी हुई है? जो एक डिजाइन होता है खाका जिसको कहते हैं। आप एक खाका कह लें, ठीक है। आप
एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं, अगर कोई टेक्निकल चीज है उसका एक प्रोटोटाइप पहले बना लेते हैं। इवन लेट से आपने एक वेबसाइट बनानी है और मैं आपको आपकी सारी रिक्वायरमेंट समझता हूँ, और उसके बाद में ना मैं एक पेज पे ऐसे 4-5 पेज पे कुछ ड्राइंग करके ले आता हूँ, या कंप्यूटर की एक वर्ड की फाइल है उसमें मैं कुछ ऐसे ड्राइंग्स करके या पेंट पे लेके आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार आपकी वेबसाइट पे ना ये ऐसे ऐसे दिखेगी, यहाँ पे आपके लेट से जो भी लोगोज और वो होंगे, उसके बाद यहाँ पे एक टैब होम का होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, यहाँ पे आपकी विजन स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पे बिजनेस ओनर की तस्वीर आ जाएगी, नीचे यहाँ पे एड्रेस लगेंगे। अगर यहाँ पे एक बटन होगा, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, इट वुड लुक लाइक दिस। ये वाला करेंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये मैं पेज पे एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल, एक सैंपल बना के ले आया हूँ। ठीक है, बाज दफा प्रोटोटाइप एडवांस लेवल के भी होते हैं, जैसे एक एयरक्राफ्ट है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसका एक मॉडल बना के ले आते हैं। सो सॉरी, प्रोटोटाइप कैन टेक एनी शेप, लेकिन कर क्या रहे हैं, प्रोटोटाइप का मकसद क्या है, आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में क्लैरिटी लाना। करेक्ट, तो दैट मींस ये प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन की एक शक्ल है, एक फॉर्म है प्रोटोटाइपिंग। इसी तरह एक और टर्म यूज होती है, उसको हम कहते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग। क्या कहते हैं? रोलिंग वेव प्लानिंग। अब ये जो रोलिंग वेव प्लानिंग है, बेसिकली इसका ये भी एक प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन की एक फॉर्म है। इसके अंदर हम ये करते हैं कि यार अच्छा यूं करो, जो काम अभी इमीडिएट फ्यूचर के है ना, पहले उनको तो प्लान कर लो, बाकी के बारे में एक रफ आइडिया है, उसको हम बाद में देखेंगे, जैसे जैसे वो हमारे करीब आते जाएंगे हम उसको बाद में रिफाइन उसके भी प्लान बनाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने थर्ड सेमेस्टर में रिसर्च रखनी है या प्रोजेक्ट रखना है, आपने कौन से इलेक्टिव्स लेने हैं, ये आपने अभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, शायद कुछ ने सोचा भी हो, लेकिन बहुत सारों ने शायद अभी ना सोचा हो। आपने कहा कि यार अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट, इस जो सेमेस्टर है, इनकी चीजों को जरा डिटेल में प्लान कर लेते हैं, फिर बाकी हम कमिंग सेमेस्टर्स में देखेंगे। अगर वहां तक पहुंच गए इंशाल्लाह, तो फिर मैं इसकी डिटेल प्लानिंग कर लेंगे। इस मेथड को हम कहते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग, कि जो चीजें मेरी इमीडिएट फ्यूचर में करने वाली हैं, फौरन करने वाली हैं, उसको मैं डिटेल प्लान करता हूं, और जो चीजें लेटर मुझे बाद में करनी होती हैं, उनको मैं लेटर प्लानिंग के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब उसकी उतनी डिटेल प्लानिंग नहीं करता, जब टाइम आता है तो फिर मैं करता हूँ। इसको हम रोलिंग वेव प्लानिंग कहते हैं। सो बेसिकली प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन इज अ बिगर थीम, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम अपने प्लान्स को प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिटेल्स जो हैं ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं और अपने प्लान को रिफाइन करते जाते हैं। अब वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे प्रोटोटाइपिंग एक एग्जांपल है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, रोलिंग वेव प्लानिंग के थ्रू भी कर सकते हैं कि अच्छा यार यूं करते हैं, जो इमीडिएट फ्यूचर वाला है उसकी डिटेल प्लान बना लो, बाकी बाद में बना लेंगे, बाद में रिफाइन कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है। अब आपने ये जो प्लानिंग पैकेज बनाए हैं, तो अगर आप देखें तो वो रोलिंग वेव प्लानिंग की एक शक्ल है, इजंट इट? आपने क्या कहा, जो प्लान्स, जो काम फौरन करने वाले हैं, उसको तो वर्क पैकेज लेवल तक ले जाओ, और जिनके बारे में अभी डिटेल्स नहीं है, उनको बाद में करना है, तो हम इसको बाद में देख लेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अच्छा, अब वन लास्ट थिंग अबाउट WBS एंड देन आई टू थिंग्स बाकी रहती हैं, उसके बाद विल कंक्लूड। एक ये कि हमने ये देखा कि जो टॉप मोस्ट लेवल है, वो या तो मेरे पास डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, या फिर क्या होगा, फेजेस। फेजेस के। क्लास में एक ही बंदा पढ़ रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं? आर यू देयर? जाग रहे हैं ना? Yes, sir. इधर ही। यस सर। इधर ही है ना? ओके, अवेक है ना? राइट। सो टॉप लेवल पे या तो हम इसको बाय फेजेस ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या बाय क्या, डिलीवरेबल्स। डिलिवरेबल्स। अच्छा, और सबसे नीचे जो लेवल है वो वर्क पैकेज का होगा, एक्टिविटीज WBS का पार्ट नहीं होती है। उससे ऊपर एक आपके पास प्लानिंग पैकेज हो सकती है। एक चीज जो अमूमन स्टूडेंट्स को मैं जब असाइनमेंट्स वगैरह देता हूँ इस सिलसिले में, तो वो एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं, जब वो ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो एक एलिमेंट ये है, इधर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, और नीचे लिख देंगे कार या बस, ठीक है, व्हाटएवर। अब देखिए, ये ब्रेक डाउन नहीं होता। ब्रेक डाउन का मतलब है तोड़ना। तो किसी भी चीज को जब आप तोड़ते हैं तो एटलीस्ट उसके दो टुकड़े जरूर होते हैं। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो दो चीजें कम से कम जरूर होंगी, अदरवाइज ये ब्रेक डाउन नहीं है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ही है। ट्रांसपोर्ट के ब्रैकेट में यही लिख देगा भाई बसेस यूज करनी है, तो इसको ब्रेक डाउन ना करें। फिर आप ब्रेक डाउन से मुराद ये है कि एक चीज जब आप ब्रेक करते हैं तो
उसके कम से कम 2 पार्ट्स होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट 2 तो होंगे ही होंगे। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब आपने ये जो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो इस ब्रेक लेट से ये वाला जो चीज थी, तो इसके नीचे कम से कम 2 वर्क पैकेज हों, या फिर एक वर्क पैकेज और एक प्लानिंग पैकेज हो जो बाद में जाके वर्क पैकेज बनेगा, तो फिर तो मैं इसको ब्रेक डाउन कहूंगा। अदरवाइज ये ब्रेक डाउन नहीं है, ये आप बस एक डुप्लीकेशन कर रहे हैं। ऊपर भी एक चीज है, उसी को उठा के नीचे लिख दिया। अगर मैं यूं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट और उसी के नीचे इसको लिख दिया CR, तो भाई ये वही है ना, वो स्टूडेंट ही है, राइट? हाँ, अगर आपने स्टूडेंट को डिवाइड करना है, लेट्स से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिर ठीक है। इज इट क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। जी मैम। सर इससे लिंक नहीं है, लेकिन जो आपने पहले बताया, जो एक्टिविटीज जो होती हैं वो वर्ड ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती हैं। फिर हमारी ये भी डिस्कशन हुई थी कि लाइक जब हम लोग एस्टिमेट्स वगैरह लगा रहे होते हैं कॉस्ट की, रिसोर्सेज की, तो हम एक्टिविटीज को लेके ही आगे लाइक वर्क पैकेज की एक लगाते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इस वर्क पैकेज में इतनी इतनी रिसोर्सेज वगैरह लगेंगी। तो सर फिर ये रिलेशन क्या है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक्टिविटीज को ना वर्क पैकेज फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। WBS एक चार्ट पे बनता है, ठीक है? वो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये आप एक्टिविटीज की अगर डिटेल लिखना शुरू करें, एक्टिविटीज तो थाउजेंड्स में होंगी। अब आप 1000 एक्टिविटीज इस जगह पे कैसे लिस्ट करेंगे, मुझे बताएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को अलग रखते हैं। इसके लिए WBS डिक्शनरी हमारे काम आती है, और ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्टिविटीज पे जाके ये करके दिखाऊंगा अभी आपको मैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा सही है दिस इज सर। हाउ थिंग्स वर्क, राइट? तो इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्टिविटीज को होल्ड कर लें। ओके अच्छा, सर। लोएस्ट लेवल WBS हो गया। अब आप में से किसी ने कहा था कंट्रोल अकाउंट लेवल। ये कंट्रोल अकाउंट लेवल कौन सा है? वर्ड पैकेजेस को जब कंबाइन करते हैं तो कंट्रोल अकाउंट लेवल होता है। द टॉप मोस्ट, द Yes, sir. लोएस्ट मोस्ट, और टॉप व्हिच वन? मोस्ट, टॉप अच्छा मोस्ट। अच्छा सुने, टॉप मोस्ट है। अच्छा सुने ना, कंट्रोल मैं किया मैं जाए। आपको, हाँ बस ये जो आखिर में मैम ने बोला है ना, ये आंसर है। मैम क्या बोला, दोबारा बताएं इनको। सर अब वो क्या, मुझे खुद भी नहीं पता। जी सर बोले। जहाँ सर जहाँ पर भी कंट्रोल किया जा सकता है वर्क पैकेजेस को उनकी अच्छा चलें 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 चलें, ठीक है, आपने किसी हद तक बोल दिया, ठीक है। ये देखिए, कंट्रोल अकाउंट मैनेजमेंट का चेक पॉइंट है, जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट है ना, उसका चेक पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ या आप बैठे हुए हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आप ये चाहते हैं कि यार मैं अपने ये जो प्रोजेक्ट के काम है ना, इनको मैं छोटे पीसेस में, मैनेजेबल में पीसेस में ब्रेक डाउन कर दूं, और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दूं। लेट से ये एक वर्क पैकेज है, इस वर्क CR जो है इसके वर्क पैकेज मैनेजर है। ये एक दूसरा वर्क पैकेज है, मैम जो है ये इस वर्क पैकेज मैनेजर है इसकी। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो प्लान करता है, डिटेल्स में जाता है। बाज दफा वो कुछ एक्टिविटीज की डिटेल पे भी चला जाता है। वो इतनी क्रूशियल एक्टिविटीज होती हैं, किसी चीज की इनॉग्रेशन है, कोई बड़ा अप्रूवल है, तो वहां पे ना वो उसकी एक्टिविटी लेवल पे भी चला जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन जनरली वो इधर से लोगों से, जो वर्क पैकेज मैनेजर्स हैं, उन्हीं से पूछता रहता है। बहुत ज्यादा डिटेल में वो नहीं, मतलब नहीं जाता, अपर लेवल पे ही रहता है। अब आप सोचें, जो टॉप मैनेजमेंट है, क्या वो भी आके हर वर्क पैकेज का हिसाब लेगी प्रोजेक्ट मैनेजर से? कितने लोग नहीं। शिफ्ट में आए या नहीं आए, वो नहीं करते। वो कहते हैं कि यार मुझे बस मोटी मोटी बात बताओ, टोटल बात बताओ, सिविल वर्क कितना % कंप्लीट हुआ है, कितना खर्चा और आएगा, प्लम्बिंग का काम कितना हो गया, कितना रहता है, ठीक है, वुड वर्क कितना हुआ है, कितना रहता है, बस मुझे इतनी बात बता दो। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जी सर। ये जो मैनेजमेंट जिस जगह पे आके आपका चेक पॉइंट लगाती है, या आपकी प्रोग्रेस, या आपसे एस्टिमेट लेती है, आपसे प्रोग्रेस पूछती है, उसको हम कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अब अगर तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे ट्रिप वाला प्रोजेक्ट है, तो उस केस में जो टॉप वाला लेवल है, शायद वही मेरा कंट्रोल अकाउंट बन जाए, क्योंकि मैनेजमेंट इससे नीचे नहीं आएगी। ऐसे ही है ना? लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो फिर क्या होगा? अब इसके नीचे 4 5 6 लेवल्स हैं, तो बहुत ऊपर वाले लेवल पे रह के मैनेजमेंट को भी कुछ समझ नहीं आनी है, करेक्ट? तो वो क्या करेगी, वो थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे आ जाएगी, शायद इस लेवल पे आ जाए, शायद इस लेवल पे आ जाए। उस केस पे ये वाला कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। सो जैसे अभी ये मैम ने कहा, मैम ने बड़ा कैजुअली इस चीज को कहा, लेकिन इसका आंसर यही है
कि यार ये वो लेवल है जिस पे टॉप मैनेजमेंट आके आपसे एस्टिमेट्स मांगती है, आपसे हिसाब के पास किताब मांगती है, आपसे प्रोग्रेस लेती है। तो अगर तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो कंट्रोल अकाउंट कोई यहाँ पे दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे होगा, ऑब्वियसली वर्क पैकेज से ऊपर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो शायद वो जो पहला लेवल है, आप में से किसी ने कहा था, 2-3 लोगों ने, कि वो जो मेरा पहला डिलीवरेबल वाला लेवल है वही मेरा कंट्रोल अकाउंट लेवल हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। सर लेकिन ये नहीं टॉप मैनेजमेंट के साथ सिर्फ लिंक्ड होता है, कंट्रोल अकाउंट लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ नहीं लिंक्ड होता? नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू ही होता है ऑब्वियसली। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी तो ये अगर देखा जाए तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर से मुराद है कि ये दो चीजें मिलके ये बन रही हैं, ये दो चीजें मिलके ये बन रही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी चीजें रिटेन रखना, याद रखना आसान होता है, राइट। तो अगर वो देखें जहाँ पे ये वाला जो छोटा सा लेवल है, यहाँ पे तो प्रोजेक्ट मैनेजर इन तीनों को भी अलग से याद रख सकता है, नीचे वाली डिटेल भी याद रख सकता है, कोई उसको इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये हम कहते हैं कि मतलब ये जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं, उसके अंदर कुछ लोग हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, वो बहुत नीचे वाले लेवल पे आके कर लेते हैं। उसमें फिर वर्क पैकेज मैनेजर्स से वो डायरेक्ट रिपोर्ट ले रहे होते हैं। कुछ है वो इवन एक्टिविटी लेवल पे चले जाते हैं, विच इज टू बैड एक्चुअली, अनलेस इट इज देयर इज एन एक्टिविटी आपके जो पास बहुत बहुत क्रूशियल टाइम हो, हो फिर। बहुत टाइम हो और प्रोजेक्ट एक्टिविटी या बहुत क्रूशियल हो। अदरवाइज आप टॉप लेवल पे रहते हो। तो अगर एक बंदा है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके पास टीम बहुत स्ट्रांग है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, या प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी है कि वो बस खुद से चलते रहेंगे, सबको पता होता है यार ये कोई बच्चे नहीं है, कर लेते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स पहले करते आए हैं, उस केस में हो सकता है वो बिल्कुल टॉप पे ऊपर डिलीवरेबल लेवल पे ही बात कर रहा हो, करेक्ट। लेकिन अगर कोई काम ऐसे सही है है जिसमें सर। उसकी सुपरविजन, गाइडेंस, कंटिन्यूस गाइडेंस चाहिए, या टीम जो है वो नालायक है, या एक वो प्रोजेक्ट मैनेजर का लीडरशिप स्टाइल ऐसा होता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट में जाता है, तो उस केस में फिर वो नीचे आ जाएगा, राइट। लेकिन कंट्रोल अकाउंट स्पेसिफिकली मैनेजमेंट का चेक पॉइंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड बजट कोड हेड्स होते हैं ना, उनके साथ भी इसका एक लिंक होता है। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि कंट्रोल अकाउंट इज मैनेजेरियल और मैनेजमेंट का चेक पॉइंट है। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, सर जी मैम। सर जो फेजेस और डिलीवरेबल बेस्ड दोनों होंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, उन दोनों में डिलीवरेबल ही वर्क पैकेज क्रिएट करेगा? हाँ, नीचे वर्क पैकेज ही होगा। देखिए नीचे मैं आपको डिलीवरेबल बताऊं ही ये, होगा? जी सॉरी, नीचे डिलीवरेबल ही होगा हाँ दोनों में? नीचे, नहीं नहीं, ऊपर तो डिलीवरेबल्स होंगे या फेसेस होंगे ना, और सर उसके नीचे, नीचे वर्क नीचे पे, हाँ लोस्ट वाला वर्क पैकेज ही होगा। असल में आप यूं समझे, ये जो एक डब्बा नजर आ रहा है ना, इसको आप समझे ये एक वर्क एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं वर्क एलिमेंट, ठीक है। पूरे WBS पे जितने भी ये बॉक्सेस या डब्बे बने हुए हैं, ये सारे वर्क एलिमेंट है। टॉप पे पूरा प्रोजेक्ट का वर्क है। उसके बाद अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं, तो पहले फेज का, दूसरे फेज का वर्क, तीसरे फेज का वर्क, या पहले डिलीवरेबल का वर्क, दूसरे डिलीवरेबल का वर्क, और तीसरे, ऐसे ही है ना। और सर सबसे नीचे, पर हम्म, एक्टिविटीज नहीं होंगी? नहीं नहीं, सुन लें, मैं बताता हूँ ना। एक्टिविटीज को फिलहाल निकाल दें, एक्टिविटीज जेन से निकाल दें फिलहाल, ठीक है। जस्ट थोड़ी देर वेट करें, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, लेकिन ये पीस ऑफ वर्क होता है, ये मेरा टोटल काम होता है। इस काम को खत्म करने के लिए जो मुझे एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं वो अलग हैं। मुझे ये बताएं, अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करना, ये काम है ना, ये पीस ऑफ वर्क है, इसको वर्क पैकेज में कहूंगा। अब ये अरेंजमेंट कैसे होगा, अकोमोडेशन कैसे अरेंज होगी, अकोमोडेशन इज वन डिलीवरेबल। ये कैसे अरेंज होगी? आप कहोगे कि सर मैं सर्वे करूंगी, मैं पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक करूंगी, कितने रूम्स चाहिए, ठीक है, बॉयज के लिए कितने चाहिए, गर्ल्स के लिए कितने चाहिए। उसके बाद लोगों से प्रेफरेंसेस, वो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करके उनसे पूछ लूंगी। फिर मैं देखूंगी कि किस सर्वे करूंगी, पर नाइट किस जगह का कितना खर्चा है, वहां पे फैसिलिटीज कैसी हैं। उसके बाद मैं नेगोशिएट करूंगी, मैं बुकिंग कराऊंगी। अब ये जो फोन कॉल करूंगी, वेबसाइट देखूंगी, ये सारी एक्टिविटीज हैं आपकी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ओके फाइन। अच्छा, अब एक चीज इसमें WBS में और है, वो ये है कि हम
एक रूल फॉलो करते हैं जिसको हम 100% रूल कहते हैं। ये क्या होता है 100% रूल? सर सबको एक साथ जब आप ऐड करो तो 100% बने टॉप। ठीक जिसमें हो हमारा गया, सारा बिल्कुल। वर्क कंट्रोल कंप्लीट हो अकाउंट है उसका ऐसे सब वर्क पैकेज में नजर आना चाहिए। चलें ठीक हो गया, आप यू हैव गॉट ब्रॉडर आइडिया। हम ये कहते हैं कि यार जब मेरे ये वाले नीचे वाले जो मैंने अब खिचड़ी बना दी हुई है, अब मैं ग्रीन कोशिश कर रहा हूँ उसको करने की, ये 2 वर्क पैकेजेस अगर मिल जाएं अलोंग विद दिस प्लानिंग पैकेज, ये तीनों मिलके, ये चाहे कंट्रोल अकाउंट है या जो भी पीस ऑफ वर्क है, ये वर्क एलिमेंट बने। इसी तरह ये 2 अगर मिल जाएं तो फिर मेरे पास ये चीज पूरी की पूरी ऊपर वाली बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि यार लेट्स से एक घर की कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी भी ऊपर नीचे डिलीवरेबल्स के हैं, और यहाँ पे ये है डोर्स का ना डिलीवरेबल। अब आपके ख्याल में डोर्स जो मुझे बनाने हैं, रूम डोर्स हैं, इसके अंदर मैं एक तो कहता हूँ कि जो वुडन डोर्स हैं वो है, प्लस डोर हैंडल्स हैं। आपके ख्याल में ये दोनों चीजें मिल जाएं तो ये डोर पूरे हो जाते हैं या नहीं होते? हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि यार डोर की पॉलिशिंग का तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब 100% ये नहीं बन रहा है ना, देयर समथिंग मिसिंग, डोर पॉलिश नहीं हुई हुई। अच्छा, व्हाट अबाउट जो इसके हिंजेस वगैरह हैं, या व्हाट अबाउट जो इसकी जो फ्रेम है, चौकाठें जिसको कहते हैं, वो कहाँ है? राइट। सो अब मैंने ये चीजें ऐड कर दी, और ऐड करने से अब ये सारे का सारा मेरे पास 100% जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये चीज पूरी हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी वांट, कि कोई चीज मिस ना हो। जब हम इसको रोल अप करें ना, तो प्रोजेक्ट की कोई चीज मिसिंग ना हो। इस WBS पे हमारे पूरे प्रोजेक्ट का सारा स्कोप नजर आना चाहिए। इज इट क्लियर? सर वो तो हमारे पे डिपेंड करता है कि लाइक हम उसको फर्दर कितना स्प्लिट करते हैं किसी पर्टिकुलर जो कैटेगरी को। यू आर राइट, लेकिन इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर तो आपके माइंड में ये था, ये जो मैंने 3 चीजें बोली हैं, अगर तो ये माइंड में था तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं था तो फिर, मतलब जब माइंड फिर में होता है ना तो तो फिर मिसिंग है ये। तो ये WBS को हम एज अ चेक लेते हैं कि यार अगर मैं रोल अप करता हूँ तो पूरा हो जाता है, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो वो चीज आपको ऐड करनी होती है, राइट। अच्छा, एक ना सिर्फ ये कि हम वी डोंट वांट कि कोई चीज मिस हो जाए, वी ऑल्सो वांट कि कोई चीज अननेसेसरी इधर ऐड भी ना हो, राइट। कोई चीज जो रिक्वायर्ड नहीं है और वो यहाँ पे कहीं WBS में पड़ी हुई है, तो हम उसको भी निकाल देंगे। 100% रूल ये कहता है कि जो आप नीचे से रोल अप करो वो 100% ऊपर वाले एलिमेंट बना ले। उसको जब रोल अप करो तो उससे ऊपर वाला लेवल पे आ जाए, और इन चारों को रोल अप करो तो पूरे प्रोजेक्ट का काम 100% कंप्लीट हो जाए। नथिंग शुड बी मिस्ड एंड नथिंग शुड बी एक्स्ट्रा। इज इट क्लियर? Yes. एडिंग एक्स्ट्रा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ क्राइम, और उसको हम कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग करना। गोल्ड प्लेटिंग नहीं अलाउड, एक्स्ट्रा नहीं करना, उतना ही करना है जितना चाहिए, राइट। अच्छा, इसको हम आसान अल्फाज में या एक डिफरेंट वर्ड्स में हम यूं बोलते हैं, ऑल द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड एंड ओनली द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? ऑल द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड, वो यहाँ पे WBS पे नजर आना चाहिए। मतलब ये कि पूरे का पूरा काम WBS पे हमें जो करना है वो यहाँ पे नजर आए, कोई चीज मिसिंग ना हो। ऑल द वर्क शुड बी हियर एंड ओनली द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड, मींस कोई चीज एक्स्ट्रा भी ना हो, सिर्फ उतना ही हो जितना चाहिए। इज इट क्लियर? सर एक क्वेश्चन है सर। सर लेट्स सपोज अगर हम एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं और कस्टमर ने हमारे से सिक्योरिटी डिमांड नहीं की है कि इस सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी वगैरह कोई कंसर्न वगैरह नहीं, लेकिन हम फिर वो चीज ऐड करते हैं क्योंकि नहीं हमारे करते, नहीं अकॉर्डिंग वो करते, चीज सही है, तो फिर नहीं, आप ये कहते हो कि आप कस्टमर से बात करके या तो उसको इंक्लूड करवाते हो रिक्वायरमेंट्स में, जो होगा ये प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स में ऐड होगा फिर, ठीक है, आप उसका चार्ज करोगे। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने इसी में देना है, या बाज दफा ऐसा होता है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेशली कस्टमर को ना बैक एंड का पता ही नहीं होता कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट। जी मैं सर एक बिल्कुल। लेमैन हूँ, मैं एक लेमैन हूँ, मैं आपको कहता हूँ मैम वो मैंने सुना है कि वेबसाइट होती है यार, वो मेरी भी बना देना मेहरबानी करें। आप मुझे कहते हैं सर ठीक है, आप अपने मेरे सर हैं और आपको ना मैं 5 लाख ही लूंगी। ठीक है, मैं कहूँगा मैम वो
इतने में दे रहा है, व्हाटएवर। अब आप मुझे कहते हो कि यार ठीक है सर, आप मुझे बस मोटी मोटी रिक्वायरमेंट बताएं, रेस्ट आई विल हैंडल। एक्चुअल में वो ये वाला ट्रीटमेंट आप ले रहे होते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो रिक्वायरमेंट में है ही नहीं। ये उसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल, मैंने आपको क्या कहा था, रिक्वायरमेंट्स सारी होंगी। गॉट इट? जी सर, ठीक है। ओके, सो वो रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट के स्कोप का हिस्सा होती है। एनीवेज जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट डब्ल्यूबीएस। एक आखिरी बात हम डब्ल्यूबीएस की ये कर लेते हैं कि यार डब्ल्यूबीएस के फायदे क्या हैं। डब्ल्यूबीएस के फायदे ये हैं, एक तो ये कि जब हम इस तरह वर्क को, आई एम सॉरी अब ये टेढ़ा होना शुरू हो गया, जब मैं डब्ल्यूबीएस इस तरह बनाता हूँ, तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ टीम मेंबर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इन सबको ना एक क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा यार ये काम करने हैं। जैसे हमने ट्रिप का प्लान बनाना शुरू किया, तो इनिशियली अकोमोडेशन और खाने पे ही जोर था, हमें एंटरटेनमेंट का याद ही नहीं था, राइट? फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता यार बोन फायर का भी आइडिया आ गया, किसी ने म्यूजिक का डाल दिया, किसी ने बारबेक्यू का ऐड कर दिया। सो आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें क्लैरिटी आती जाती है। इसको हम कहते हैं यू वॉक थ्रू द प्रोजेक्ट। मेंटली आप सोचते हो तो आपको पूरे प्रोजेक्ट की एक एक ना बिल्कुल क्लैरिटी, क्लियर पिक्चर आना शुरू हो जाती है। सो एक डब्ल्यूबीएस बनाने का ये फायदा है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये अगर लेट्स से एक वॉर रूम, हम कहते हैं वॉर रूम एक टर्म यूज होती है, कि जो मेरे प्रोजेक्ट का साइट ऑफिस है, उसकी एक दीवार के ऊपर एक बड़ा सा चार्ट है, उस पर डब्ल्यूबीएस बना हुआ है, और यहाँ पे जिन जिन लोगों ने जो जो काम कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेट्स से एक है हमारे सीआर हैं, उनका नाम मैंने इधर लिखा हुआ है कि वो इस वर्क पैकेज के मैनेजर हैं। एक और मैम है, उनका नाम मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपकी क्लासेस से किसी का नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन जिन जिन की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैंने उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जो पूरी प्रोजेक्ट टीम है या प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं, उनको आइडिया होता है कि अच्छा यार पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा क्या रोल है, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या अगर मेरे प्रोजेक्ट के इसके अंदर डिले आता है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं इस डब्ल्यूबीएस पे वो इफेक्ट होंगे। तो असाइनमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की असाइनमेंट के लिए भी हमारे पास ये डब्ल्यूबीएस यूज हो सकता है। एक और भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि यार जो मेरे पास वर्क एलिमेंट जो है, जितना हिस्सा इसका ग्रीन होगा, लेट्स से वो इसकी प्रोग्रेस शो कर रहा होगा कि ये वाला वर्क पैकेज जो है ना वो 80% हो चुका हुआ है, ये वाला वर्क पैकेज टोटल 100% हो चुका हुआ है, और इन दोनों को कंबाइंड करके लेट्स से ये वाला तकरीबन 70% या 80% ये भी हो चुका हुआ है। ठीक है, और जो किसी वजह से लेट हैं या अभी स्टार्ट नहीं हुए हुए, उसको मैं कहता हूँ लेट्स से वो रेड कलर में नजर आ रहे हैं, जहाँ पे अभी प्रोग्रेस मतलब शुरू नहीं हुई, लेकिन वो बिल्कुल अपने स्केड्यूल पे हैं, लेट नहीं हुए हैं। जब टाइम आएगा तो उस पे शुरू हो जाएगी, उसको मैं ब्लू कर सकता हूँ। तो इस तरह आप अपने डब्ल्यूबीएस को एज अ प्रोग्रेस इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ वी स्टिल हैव 15 मिनट्स। मैं जरा जल्दी से ये स्लाइड्स को गो थ्रू कर लूं, और आई एम सॉरी, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आप वो मानेंगे मुझसे, लाजमी मानेंगे ये। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस थिंग। सो ये डब्ल्यूबीएस है, आपको क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्ट नेम है, डिलीवरेबल्स हैं, उसके नीचे सब डिलीवरेबल्स हैं या वर्क पैकेजेस हैं। यहाँ पे 440 रूल, 880 300 रूल हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। 100% रूल अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, व्हाट ऑल इज नेसेसरी and only what is necessary, then you already know what rolling wave planning is। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी रख दूंगा, आपसे शेयर भी कर दूंगा लिंक, तो इसको लाजमी एक दफा देखिएगा जरूर। ठीक है, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर कमिंग लेक्चर्स। ओके, देन वर्क पैकेज क्या होता है, ये हमने कर लिया हुआ है। कंट्रोल अकाउंट के बारे में हमने देख लिया हुआ है, राइट? उसके बाद अगेन ये वही डायग्राम्स हैं, या आप कह लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे आपको अंदाजा होता है ऊपर प्रोजेक्ट नेम होगा, नीचे हो सकता है कंट्रोल अकाउंट हो, फिर प्लानिंग पैकेज हो सकता है जो बाद में जाके वर्क पैकेज बनेगा, अभी तो नहीं बन सकता। और इसी तरह वर्क पैकेज है वो डायरेक्टली कंट्रोल अकाउंट के नीचे आ जाता है, लेट्स से। अच्छा, देन ये एक और हाउस बिल्डिंग का है, डब्ल्यूबीएस बना हुआ है। प्लानिंग पैकेज क्या होता है, प्लानिंग पैकेज जब क्लियर हो जाता है तो फिर उसको हम वर्क पैकेज में शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक डब्ल्यूबीएस है, ऑर्गेनाइज्ड बाय फेजेस। पहले ये होगा, फिर ये होगा। आप अब देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज अपनी जगह पे हैं, लेकिन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स पहले होंगी, फिर डिटेल डिजाइन होगा, फिर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन होगी, फिर टेस्टिंग या इंस्टॉलेशन या कुछ भी होगा, राइट? और एक और है, वहां पे अब ये डब्ल्यूबीएस है ऑर्गेनाइज्ड बाय डिलीवरेबल्स।
ठीक है, कि टॉप लेवल पे यहाँ पे डिलीवरेबल्स है, अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज देयर, बट ट्रेनिंग एक डिलीवरेबल है, डाटा दूसरा डिलीवरेबल है, एयर व्हीकल है एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, इसी तरह एक फन इवेंट है, लेट्स से मुझे करना है, तो उसकी एक है मार्केटिंग देखनी है, वेन्यू प्रिपरेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंसेस हैं। अगर मैं सिर्फ वेन्यू प्रिपरेशन को आगे देखता हूँ तो वहाँ पे साइट एलोकेशन है, ऑडिटोरियम है, स्टेज है एंड सो ऑन। फिर मैं स्टेज को फर्दर आगे ब्रेक डाउन करता हूँ तो फिर मेरे पास ये बेशुमार चीजें हैं, फिल्मिंग है, लाइटिंग है, साउंड है, ग्राफिक्स एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स हम अपने इस तरह अपनी चीजों को ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं और उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये चीज इजीली मैनेज हो सकती है, इजीली प्लान हो सकती है और इजीली मॉनिटर एंड कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, WBS के क्रिएट करने के एडवांटेजेस क्या हैं? वी ऑलरेडी नो दैट, मैंने अभी आपको बताया, रिस्पांसिबिलिटी असाइनमेंट्स के लिए भी हो सकता है, एस्टिमेट्स आपने खुद बताए थे मुझे हो सकता है, ठीक है, एस्टिमेट चेक करने के लिए, रिस्पांसिबिलिटीज के लिए हो सकता है, प्रोग्रेस चेक करने के लिए हो सकता है, फिर देन यू वॉक थ्रू द प्रोजेक्ट इन द माइंड, आपको क्लैरिटी आ जाती है प्रोजेक्ट के बारे में जब आप उसके एक एक हिस्से को देख लेते हो, अच्छा यार दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो दिस इज द advantage, or these are the advantages of creating a WPS. Is it clear to everyone? Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने लगा हूँ। We still have almost 13 minutes, but it is quite possible कि 5 मिनट ऊपर चले जाएं। So please मुझे ना इस पूरी एफर्ट को अभी कंक्लूड करने दीजिएगा, because this is really important। और फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको कुछ चीजें हैं वो दिखानी है। So it will not take more than 15 minutes. I would request you to please be attentive, everyone। अच्छा, अब मैंने आपको कहा वापस चलते हैं, हमने रिक्वायरमेंट गैदर की और प्लीज पार्टिसिपेट करें जरा जल्दी जल्दी, ये हो जाएगा फिर अगर आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हमने क्या किया? हमने स्कोप बनाया, स्कोप स्टेटमेंट बनाया, फिर उस स्कोप को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक करेक्ट? डाउन कर दिया। अच्छा, अब ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे WPS जो है ना, उसका जो वर्क पैकेजेस हैं, दैट इज माय लोएस्ट लेवल। अब यहाँ पे स्कोप का रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हम चीज करते हैं ना, वो स्केजुअलिंग के अंदर काउंट होती है, और वो ये होती है कि मुझे अपनी स्केजुअल्ड एक्टिविटीज निकालनी है कि हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या-क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। ये WBS पे लेट्स से एक वर्क पैकेज है, उसके लिए ये 4 एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वर्क पैकेज है, उसके लिए 3 एक्टिविटीज करेंगी। एक और वर्क पैकेज है, उसके लिए कुल 10 एक्टिविटीज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब ये स्कोप वाला काम खत्म हो जाता है तो फिर हम अगला शुरू करते हैं स्केड्यूल का। और स्केड्यूल में ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, हम अपनी एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं। अब वो एक्टिविटीज कैसे डिफाइन होती हैं? वो हम हर वर्क पैकेज को, जो एक्टिविटी मुझे करनी है हर वर्क पैकेज के लिए, वो एक्टिविटीज मैं लिख लेता हूँ और इन सारी एक्टिविटीज की मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग द एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? डिफाइनिंग द एक्टिविटीज। Yes, sir. अच्छा, अब इन एक्टिविटीज को हमने सीक्वेंस करना है। आपने नेटवर्क डायग्राम पढ़ ली है? No, नहीं not सर। yet, sir. नहीं, Okay. अच्छा, अभी आप ओके, अभी आप पढ़ लेंगे। हम अब इन एक्टिविटीज को सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस करने से मुराद ये है कि ये तो बेशुमार एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटी मुझे पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी उसके बाद करनी है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो पैरेलल में होंगी, करेक्ट? तो मैं सॉरी, फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट प्रोसेस का प्रायोरिटी होता सेट है। कर देते हैं। हाँ, बस वो आप देखिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। हम अपनी एक्टिविटीज के ना प्रीडिसेसर डिफाइन करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। लेट्स से एक एक्टिविटी ये है ए, एक एक्टिविटी है बी, आई एम सॉरी, एक एक्टिविटी है सी, यहाँ पे डी है, राइट? ये मेरे पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, फिलहाल हम 4 कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद मैं हर एक्टिविटी का प्रीडिसेसर डिफाइन करूंगा। प्रीडिसेसर से मुराद है कि इस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी होनी है, इसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर, राइट? प्रीडिसेसर कैसे हम डिफाइन करेंगे? अब लेट्स से एक्टिविटी ए मेरे प्रोजेक्ट की पहली एक्टिविटी है, तो जाहिर है इससे पीछे तो कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। इसी तरह लेट्स से सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हो गया। एग्जैक्टली, अब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब इसी तरह मेरे पास एक्टिविटी बी है, मैं कहता हूँ ए और बी ना, ये मेरी पहली 2 एक्टिविटीज हैं, इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, फॉर एक्टिविटी सी मैं कहता हूँ इसके लिए ए का कंप्लीट होना जरूरी है। फॉर एक्टिविटी डी मैं कहता हूँ इसके लिए ए और बी दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है? इसी तरह लेट्स से एक्टिविटी ई है, उसके लिए मैं कहता हूँ लेट्स से कि एक्टिविटी सी का
और डी का होना जरूरी है, और दैट्स इट। फिलहाल हम इतना कर लेते हैं। तो इसकी हम एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं आप पढ़ेंगे पूरी, अभी आपको शायद पूरी समझ ना आए लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूं एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, ये मेरे प्रोजेक्ट की पहली एक्टिविटीज हैं, एक साथ शुरू होंगी। उसके बाद अब आप देखें एक्टिविटी सी आना है, और सी के लिए ए का कंप्लीट होना जरूरी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कहूंगा कि ये सी होगी, सी यहाँ पे स्टार्ट होगी, लेकिन सी के स्टार्ट होने के लिए ए का कंप्लीट होना जरूरी है, तो इसको इसके साथ लिंक कर दूंगा। उसके बाद एक्टिविटी डी है। अब एक्टिविटी डी जो है उसके लिए क्या क्या कंप्लीट होना जरूरी है, ए और बी। ए और बी मींस ए भी जब पूरा होगा और बी भी जब पूरी होगी तो उसके बाद एक्टिविटी डी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी ई है। एक्टिविटी ई कब शुरू होगी, जब सी और डी दोनों कंप्लीट हो जब जाए। सी और डी, ठीक है। तो ये मैंने एक्टिविटी का एक सीक्वेंस बना दे, इसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। ये आप पढ़ेंगे, और भी इसमें कुछ होता है लेकिन फिलहाल आपके लिए काफी है। नेटवर्क डायग्राम में ये जो प्रीडिसेसर मैंने कॉलम बनाया है, इसके जरिए कि कौन सी एक्टिविटी इससे पीछे होनी है, इससे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी होगी, ये बना के फिर हम उससे सीक्वेंस बना लेते हैं बेसिकली। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो मैंने जितनी भी एक्टिविटीज डिफाइन की उन एक्टिविटीज को मैंने सीक्वेंस भी कर लिया, राइट। पहले मैंने किया एक्टिविटीज को डिफाइन किया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्केड्यूल की तरफ आ रहा हूं और मैंने उन एक्टिविटीज को अब सीक्वेंस कर लिया। अच्छा, जब आप ये अपने पास नोट करते जाइएगा, एक्टिविटीज डिफाइन हुई, उसके बाद एक्टिविटीज का सीक्वेंस हुआ। अब अगला काम है एक्टिविटीज का ड्यूरेशन का एस्टीमेट, कि हर एक्टिविटी कितना टाइम लेगी, कितना दिन लेगी, उसके ड्यूरेशन का एस्टीमेट। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन का एस्टीमेट है ना, ये डिपेंड करता है दो और एस्टीमेट्स पे। तो ये मैंने पहले क्लास में बताया हुआ, वैसे कोई बता सकता है वो दो एस्टीमेट्स कौन से हैं? रिसोर्सेज के लिए कितने वेरी गुड, वेरी गुड मैम, वेरी गुड मैम। आपका पहले नंबर तो नहीं लिखा हुआ अभी आज? नो नो सर। नो सर, ओके सर। इनका सीआर, इनका नंबर, मैम नाम बताइएगा अपना। मैं विशस्कर। मैं शस्कर का एक नंबर लिख लेगा, ठीक है। अच्छा, एक ये कि रिसोर्सेज कितनी चाहिए होंगी, और दूसरा कॉस्ट के क्या एस्टीमेट है। ये मैंने आपको एक दफा याद है कि बताया था, पहले लेक्चर में शायद बताया था कि लॉक, अगर मैंने एक एस्टीमेट लगाया हुआ है कि ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी पे लेट्स से ड्यूरेशन है इसका 10 डेज, राइट, और इस पे दो रिसोर्सेज काम कर रही हैं, 10 डेज ड्यूरेशन है और दो रिसोर्सेज काम कर रही हैं। अब अगर मैं कहता हूँ यार रिसोर्सेज 2 की जगह 4 कर देता हूँ, मैं 2 की जगह 4 कर देता हूँ, तो आपके ख्याल में ड्यूरेशन का एस्टिमेट चेंज हो जाएगा? 2 की जगह 4 लोग काम यस सर, कर, है कम ना, हो जाएगा। कम हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट का एस्टिमेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जी है ना। सर। अच्छा, इसी जी तरह सर। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स को चेंज करके यहाँ पे मशीनरी, इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर यूज कर लेता हूँ, तो कॉस्ट शायद ऊपर चली जाए लेकिन ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं इंटर्नीज, 4 मैंने इंटर्नीज रखे हुए हैं, उसकी जगह मैं सिर्फ 2 एक्सपर्ट यूज कर लेता हूँ, तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा लेकिन शायद कॉस्ट ऊपर चली जाए, करेक्ट। सो यस दैट सर। मींस रिसोर्सेज का एस्टीमेट, कॉस्ट का एस्टीमेट एंड ड्यूरेशन का एस्टीमेट, दे गो हैंड बाय हैंड। क्लियर? सो मैंने क्या किया, एक्टिविटीज को डिफाइन किया, एक्टिविटीज को सीक्वेंस किया, और फिर एक्टिविटीज का ड्यूरेशन का एस्टीमेट लगाया, लेकिन साथ मैंने कहा इसके लिए दो एस्टीमेट और हैं, एक कॉस्ट का और एक रिसोर्सेज का, वो इसको इफेक्ट करेगा, या ये उसको इफेक्ट करेगा, या वो इसको करेगा, राइट। अच्छा, नाउ जब मेरे पास ड्यूरेशन आ जाता है तो फिर अगला काम हम ये करते हैं कि अपना स्केड्यूल बनाते हैं। ये जो अभी मैंने नेटवर्क डायग्राम एक बनाई थी, आपने देखा होगा, उस नेटवर्क डायग्राम पे हमने ड्यूरेशन नहीं लिखे हुए थे। एक नेटवर्क डायग्राम बनाई थी, उस पे हमने ड्यूरेशन वगैरह कोई ऐड नहीं किया, करेक्ट, कोई इस तरह की बना दी थी, मतलब ये एग्जैक्टली शायद वो ना हो, लेकिन कोई ऐसी हमने बनाई थी, राइट। अच्छा, अब इस पे यस सर। ड्यूरेशन नहीं है, तो ड्यूरेशन नहीं है तो हमें प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी नहीं समझ आ रहा। ये आप नेटवर्क डायग्राम अगली क्लास में शायद एफओपी में पढ़ लेंगे, तो वो आपको भी बताएंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट होता है। दूसरी बात, इस डायग्राम में अभी ये चीज मेंशन नहीं है कि ये 10 जनवरी को शुरू होगी और लेट से 30th ऑफ जनवरी तक जाएगी।
कोई ऐसा आपको यहाँ पे टाइमलाइन नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा कैलेंडर या कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो हमने रैंडमली कहा कि पहले ये होगी, बाद में ये होगी एंड सो ऑन। लेकिन अगर मुझे स्केड्यूल पूरे प्रोजेक्ट का बनाना है तो फिर मुझे ये टाइम भी बताना पड़ेगा कि पहले 15 दिन ये एक्टिविटी चलेगी, फिर उसके बाद अगले 10 दिन ये चलेगी, फिर 7 दिन ये चलेगी, फिर 2 दिन ये चलेगी एंड सो ऑन। और इन डेट्स पे ये एक्टिविटीज चलेंगी। ऐसे ही है ना, तब जाके मुझे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल पता चलेगा। सो सिर्फ ड्यूरेशन से बात नहीं बनेगी, मुझे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा, और यहां से मेरे पास स्केड्यूल बेसलाइन आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये जो स्केड्यूल सर आएगा, स्केड्यूल मतलब कि लाइक ये एक्टिविटीज कितने टाइम पीरियड में होंगी? जी सिर्फ ड्यूरेशन नहीं, किस दिन कौन सी एक्टिविटी होगी। ओके सर। राइट, दैट इज फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ आपकी जो टोटल स्कोप है वो है पूरा कोर्स पढ़ाना। अब ये कितने में दिनों में होगा? हम कहते हैं सर इसके लिए ना हमें 3-3 घंटे के 16 लेक्चर्स चाहिए, मीन 16 वीक्स में होगा। करेक्ट? ये तो मैंने आपको ड्यूरेशन का एस्टिमेट दे दिया। लेकिन अब मैं कहता हूं पहले वीक में क्या होगा, दूसरे में क्या पढ़ेंगे, तीसरे में क्या पढ़ेंगे, 9th में मिड टर्म होगा, 10th में ये होगा। ये अब आपको मैं एग्जैक्ट डेट वाइज स्केड्यूल बता रहा हूं। क्लियर? सही है सर। अच्छा, सो यहां से मुझे स्केड्यूल बेसलाइन मिल जाएगी। और अब आप देखें, अगर मैं वापस जाऊं तो क्या क्या चीजें आपको मिल गई। आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, उन रिक्वायरमेंट से स्कोप स्टेटमेंट बनाई, और फिर उसको WBS में शिफ्ट कर दिया। करेक्ट? तो आपको यहाँ पे स्कोप बेसलाइन मिल गई थी ना। स्कोप बेसलाइन क्या होती है? लाइक कौन सी चीज डालनी है, कौन सी चीज नहीं नहीं, निकालनी है? हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके उसके अंदर 3 चीजें थी, स्कोप स्टेटमेंट प्लस WBS WBS, है ना, और WBS। ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और हाँ डिक्शनरी। बिल्कुल, और डिक्शनरी। तो ये 3 चीजें आई तो मुझे स्कोप बेसलाइन यहाँ से मिल गई। आगे मैंने क्या कहा, फिर लोएस्ट लेवल को आपने एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन कर लिया, उन एक्टिविटीज को आपने फिर सीक्वेंस कर लिया, फिर उन एक्टिविटीज के ड्यूरेशन का एस्टिमेट लगाया, और फिर आपने अपना स्केड्यूल डिफाइन किया, और यहां से मेरे पास स्केड्यूल बेसलाइन आ गई। करेक्ट? इसके बाद अब हम आते हैं कॉस्ट का, जो हमारा सब्जेक्ट है, जहां तक मैं आपको लाना चाह रहा था। इसके बाद कॉस्ट की बारी आती है। एक्चुअल में मैंने आपको कहा कि कॉस्ट की बारी ये स्केड्यूल के एस्टिमेट के साथ ही ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है। हम ये कहते हैं कि अब हम कॉस्ट का सॉरी हर एक्टिविटी के कॉस्ट के एस्टिमेट लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे हर एक्टिविटी के ड्यूरेशन के एस्टिमेट लगाए थे, बिल्कुल उसी तरह हम हर एक्टिविटी पे क्या मेरी कॉस्ट आएगी उसका भी एस्टिमेट लगाएंगे। इज इट क्लियर? जी हर सर। एक्टिविटी पे क्या कॉस्ट आएगी, हम इसका भी एस्टिमेट लगाएंगे। फिर उस कॉस्ट को सामने रखते हुए हम ये देखेंगे कि किस मंथ में हमारा या किस वीक में कितना खर्चा होगा, और उसका हम एक पूरा बजट बनाएंगे। राइट? कि पहले मंथ में इतना खर्चा होगा, दूसरे मंथ में इतनी एक्टिविटीज प्लान है तो उसमें इतना खर्चा होगा, तीसरे में इतना होगा एंड सो ऑन। सो हम अपने कॉस्ट के एस्टिमेट्स बना लेके हर एक्टिविटी पे जो कॉस्ट लगनी है उसका एस्टिमेट लगाया, और फिर हमने अपना एक बजट प्लान किया, और यहां से मेरे पास कॉस्ट की बेसलाइन आ जाएगी। ये 3 बेसलाइंस इधर से आती हैं, स्कोप बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन एंड कॉस्ट बेसलाइन। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, नाउ आपका टाइम पूरा हो गया, लेकिन प्लीज 10 मिनट्स मुझे देंगे आप, ठीक है? आप जो मर्जी कर लें, मैं आज ये 10 मिनट्स लूंगा आपसे। आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू डू इट। अच्छा, अब आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रोसेसेस आपने याद करनी है जो मैंने अभी बताए। मुझे कुछ स्केड्यूलिंग से आगे से बता सकते हैं ये क्या था? प्रिपेयरिंग क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, है ना, डिफाइनिंग द एक्टिविटीज। उसके बाद उन एक्टिविटीज को क्या किया, सीक्वेंस में लाते हैं, सीक्वेंस फिर किया, ड्यूरेशन बिल्कुल, एस्टिमेशन। फिर फिर शेड्यूल ड्यूरेशन का और एस्टिमेट, और फिर आपका शेड्यूल। और इधर कॉस्ट में क्या था, एक्टिविटीज की कॉस्ट कॉस्ट ऑन के एस्टिमेट, एक्टिविटीज की कॉस्ट के एस्टिमेशन, और फिर बजट को बनाना, प्लान करते हैं। बजट बनाना। बस, थैंक यू सो मच। अब आपके सामने ना, इसको आप बाद में बेशक अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बस जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट है कि एक किसी ने ना ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम एक या सॉफ्टवेयर बनाना है, ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम का। उसमें 4 डिलीवरेबल्स हैं। मैं आपको, ये पीछे स्कोप स्टेटमेंट लिखी हुई थी बाय द वे, इसको मतलब ये पूरी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बेसिक लेवल की एक आप कह लें कि फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस सिस्टम का, ये जो ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम है, इसके ना 4 डिलीवरेबल्स हैं। एक डिलीवरेबल है वेबसाइट, जैसे आप
वेरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं और घर से ही एक्सेस कर लेते हैं। तो इसी तरह ये जो टीचिंग सिस्टम है इसकी एक वेबसाइट होगी। उसके बाद उस वेबसाइट के थ्रू आप LMS पे एंटर होंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वहां पे कोर्सेज की एलोकेशन होगी, स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट नंबर होगी, टीचर्स को कोर्सेज पढ़ाने होंगे, अटेंडेंस हो सकेगी वगैरह वगैरह। उसके बाद इस ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम का एक और डिलीवरेबल है जिसमें ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म होगा। अभी आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? हम इस लेक्चर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसमें वीडियो के फीचर्स हैं और कॉन्फ्रेंस टीम्स कॉल है, टीम्स, रिकॉर्डिंग टीम्स है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें ये मार्किंग की सहूलतें हैं और बहुत सारी चीजें। तो ऐसे फीचर्स जहाँ पे मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर सकूं, स्टूडेंट्स हैंड रेज कर सकें, मैं किसी को म्यूट कर सकूं, वो मेरे साथ शरारतें कर सकें, व्हाटएवर। सो वो चीजें आपने उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म, तो ये तीसरा डिलीवरेबल है। और चौथा डिलीवरेबल यहाँ पे आ गया यूजर मैनुअल, राइट? अच्छा, अब ये 4 डिलीवरेबल, आप सपोज ये करें कि ये प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप है। तो मैंने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स गैदर की लोगों से, गैदर करने के बाद मैंने अपना एक स्कोप स्टेटमेंट बनाई, ठीक है? वो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उनको ज़हन में रखने का। अब मुझे बताएं स्कोप के बाद अगला काम मुझे क्या करना है? WBS को ब्रेक कन्वर्ट डाउन वेरी करना। करेंगे उसको स्कोप को। ब्रेक वर्क डाउन कर देंगे। पैकेजेस। बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, ब्रेक डाउन में मैंने अब इसका पहला मेरा था डिलीवरेबल वेबसाइट का, दूसरा था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा था ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म और चौथा था मैनुअल। इन चारों को मैंने ब्रेक डाउन किया और वेबसाइट का एक है वर्क पैकेज डिजाइन के नाम से, एक है डेवलपमेंट के नाम से, एक है टेस्टिंग के नाम से और ये वेबसाइट की होस्टिंग है। तो 4 वर्क पैकेज हैं किसके नीचे? वेबसाइट वाले डिलीवरेबल के नीचे। और भी हो सकते हैं, बस फिलहाल इतनी चीजें सिंपल रखने के लिए सिर्फ 4 लिखे हुए हैं। इसी तरह LMS का हमारे पास एक वर्क पैकेज ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। OTP के भी इसी तरह 3 वर्क पैकेजेस हैं। मैनुअल्स के नीचे 2 वर्क पैकेजेस हैं, ट्रेनिंग मैनुअल एंड ट्रबल शूटिंग मैनुअल। इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझे बताएं, जब WBS बन यस गया सर। तो अगला काम क्या करना चाहिए मुझे? डिक्शनरीज की डिक्शनरी बन गई, चलें ठीक है, मैंने इसको इकट्ठा ही कर दिया। और एक्टिविटीज जो भी होंगी इसमें। अब हाँ बिल्कुल, सर अब आपकी मुझे स्कोप बेसलाइन पूरी होगी। उसको बेसलाइन यहाँ पे पूरी हो गई, गुड। उसके बाद मैंने ये कहा कि ये जो एक्टिविटीज हैं, और सॉरी ये जो वर्क पैकेजेस हैं, हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो एक्टिविटीज मुझे अब बनानी है। ऐसे ही है ना? यस सर। जी सर। अच्छा अच्छा, अब मैं ये आपको एक डिफरेंट एंगल से चीज बता दूं। ये मेरा डिलीवरेबल है पहला, कौन सा? वेबसाइट, करेक्ट? इस वेबसाइट के अंदर वर्क पैकेजेस कौन से हैं? डिजाइन, ये अभी हमने पीछे देखे हैं, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड होस्टिंग। एग्रीड, ये वही जो अभी हमने पीछे देखा था। किसी को डाउट? नो सर। नो नो सर। नो। सर। अच्छा, अब पहला जो मेरा वर्क पैकेज है डिजाइन वाला, उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितनी एक्टिविटीज हैं सामने? मुझे कंटेंट भी डिजाइन करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी। दूसरी क्या है? उसकी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना पड़ेगा और तीसरी एक्टिविटी है उसके फंक्शंस को डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये 3 एक्टिविटीज हैं डिजाइन से रिलेटेड। ये 3 एक्टिविटीज होंगी तो मेरा डिजाइन वाला वर्क पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। यस अच्छा, सर। इसी तरह मेरे पास जो डेवलपमेंट वाला है, इसके अंदर भी 3 एक्टिविटीज हैं। कंटेंट आपको फाइनल करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है और फंक्शंस का कोड करना है, ठीक है? ये तीनों आपको काम होंगे तो डेवलपमेंट वाला वर्क पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह टेस्टिंग के लिए अल्फा टेस्ट कर लिया और बीटा टेस्ट कर लिया, ये दोनों होंगे तो आपको होगा कि टेस्टिंग हो गई। सो दैट मींस हर वर्क पैकेज को करने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए मैंने उसकी लिस्ट बना ली, करेक्ट? ये सारी लिस्ट है एक्टिविटीज की। ये हमारे पहले डिलीवरेबल की थी वेबसाइट। हमारे कितने डिलीवरेबल हैं? 4, 4। है ना? तो बाकी अगली स्लाइड्स में हैं, मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो अगली स्लाइड्स में तो आप देख लीजिएगा, आपके हैंडआउट्स में अवेलेबल होंगे। फिलहाल हम पहले डिलीवरेबल को ही देख लेते हैं। ये डिलीवरेबल है जिसके अंदर 4 वर्क पैकेज हैं। हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज की लिस्ट थी वो मैंने बना ली। अब इससे अगला काम क्या होता है? जब आप एक्टिविटीज की लिस्ट बना लेते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? सॉरी,
सॉरी सीक्वेंस करते हैं सीक्वेंस करना costing? और Yes. एग्जैक्ट नहीं सीक्वेंस करना। अब मैंने सीक्वेंस करने के लिए आपको बताया था ना कि प्रीडिसेसर एक्टिविटी बनानी होती है, यस सर। वो है ना। जी तो सर मैंने जी ये सर बता दिया कि ये जो पहली 3 एक्टिविटी है इनकी कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों एक्टिविटीज बिल्कुल शुरू में ही स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद अगले का प्रीडिसेसर ये है एंड सो ऑन, करेक्ट। अच्छा, जब यस आपने सीक्वेंस कर लिया तो अगला क्या काम करना है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन का स्केड्यूल करेंगे ड्यूरेशन का एस्टिमेट, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी के लिए मैंने 10 दिन रखे हैं, दूसरी के लिए भी 10 दिन रखे हैं, एक एक्टिविटी है उसके लिए 30 डेज रखे हैं। ये हो गया, क्लियर हो गया। तो मैं यस वो जो काम कर रहा था 1 बाय 1 सीक्वेंस करना, उसके बाद एक्टिविटी का ड्यूरेशन लगाना, तो ये मैंने हर वर्क पैकेज के लिए, हर डिलीवरेबल के लिए यहाँ पे किया हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर अच्छा, आई एम सॉरी बट प्लीज प्लीज थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाया, ठीक है। मैंने ड्यूरेशन एस्टिमेट करने के बाद स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल कैसे है, मेरे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है 21 अक्टूबर, कैन यू सी इट। मेरे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है 21 अक्टूबर। पहले एक्टिविटी जो तीनों एक्टिविटी थी उनकी कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं थी, वो बिल्कुल शुरू में स्टार्ट हो रही थी, ऐसे ही है। ऐसा ही है यस सर। अच्छा, और उनके ड्यूरेशन कितने थे, 10 डेज ईच, तीनों के 10 डेज ही थे आई गेस। यस एक महीना लग अच्छा, जाएगा इन तीनों में नहीं लेकिन ये पैरेलल में तीनों हो रहे हैं, एक नहीं तीनों लगेगा ना। 10 दिन में। तीनों तीनों 10 दिन में होंगे, देखिए पैरेलल में हो रहे हैं तीनों काम। एक कुछ लोग जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, कुछ इस पे काम कर रहे हैं। 21 से लेकर 30th ऑफ अक्टूबर सही तक ये खत्म होगा। अच्छा, ये वो था, वो जो 30 डेज वाली एक एक्टिविटी थी, उसमें आप देखें 15 दिन 15 डेज नवंबर के हैं और 15 डेज दिसंबर के आ गए, करेक्ट। बेस्ड ऑन दैट सीक्वेंसिंग नाउ मैंने अपने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बना लिया है, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, स्केड्यूल बेसलाइन। इज इट क्लियर? यस सर। राइट। और सर जो अच्छा, दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है इसका मतलब है कि पहले वो कंप्लीट होगा फिर पहले उसके बाद कंप्लीट होगा, दूसरा होगा सही है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, इसको हम ना रिलेशनशिप भी कहते हैं, डिपेंडेंसीज भी कहते हैं, और वो बहुत सारे रिलेशनशिप है, फिनिश टू स्टार्ट है, स्टार्ट टू स्टार्ट है, फिनिश टू फिनिश है, ये सब आप पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज क्लियर आपको होगी कि एक चीज खत्म हुई फिर आगे चलते गए, इस तरह मेरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज का एक स्केड्यूल बन जाएगा डेट वाइज। नाउ आई एग्जैक्टली नो कौन सी एक्टिविटी किस डेट को शुरू हो रही है और किस डेट को खत्म हो रही है। अच्छा, नाउ ये मैंने स्केजुलिंग का कर लिया। अब मुझे बताएं स्केजुअल करने के बाद अगला क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ कॉस्ट बजट की तरफ Cost. जाएंगे हम, हमने कॉस्ट Cost. कॉस्ट के एस्टिमेट, कॉस्ट के एस्टिमेट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस्ट के एस्टिमेट में देखें वही एक्टिविटीज हैं। पहली एक्टिविटी पे मैं कहता हूँ एचआर की लेट्स से इतनी कॉस्ट है, उसके बाद स्टेशनरी की इतनी कॉस्ट है, शेयर्ड कॉस्ट ये इतनी है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स या और कोई कॉस्ट है वो इतनी है। ये सारी कॉस्ट की नेचर्स आप पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि पहली एक्टिविटी पे ये रिसोर्सेज हैं या ये चीजें हैं जो मुझे चाहिए, और ये सब मिलके टोटल कॉस्ट पहली एक्टिविटी की कितनी बन रही है, 3000, राइट। दूसरी एक्टिविटी की कितनी बन रही है, थोड़ा सा होल्ड प्लीज, 2-3 स्लाइड्स रह गई, इनसे 2 रह गई, 31 31 है। 31 31, और तीसरी की कितनी 3100. रहेगी, राइट। अच्छा, एक यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी है, इसकी कॉस्ट है 8300, इसको याद रखिएगा, ये अगली स्लाइड पे मैंने कहीं यूज करनी है, ठीक है। सो 3000, 3100, 3000, ये अब मैंने हर एक्टिविटी की कॉस्ट के एस्टिमेट लगा लिए। अच्छा, और इसी तरह अगर मैंने ये अपने सारे कर लिए, तो मैं अगर इस पहले वाले सारे कॉलम को ऐड कर लूं तो मुझे अपनी एचआर की टोटल कॉस्ट पता चल रही है नीचे ब्लैक में। जी यस सर सर। अच्छा, इसी तरह Yes, sir. टोटल स्टेशनरी की कॉस्ट पता चल रही है, टोटल शेयर्ड या इनडायरेक्ट कॉस्ट पता चल रही है, टोटल कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स पता चल रहे हैं, और अगर मैं आखिरी कॉलम को ऐड कर लूं तो सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट ऐड होके मेरे पास जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आ रही जी है ना। सर ऐसा ही अच्छा, अब जो है ना, इसके बाद जो मैंने किया है वो ये है कि मैंने अपना कॉस्ट बेसलाइन बनानी है, ऐसे ही है ना। कॉस्ट बेसलाइन ऐसे बनती है कि मैंने अपना जो स्केड्यूल वाला डाटा था उसको कॉस्ट के डाटा से मिक्स किया, मैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर। देखिए स्केड्यूल में क्या था, पहली 3 एक्टिविटी कब प्लान थी, अक्टूबर में,
राइट? पहली तीन एक्टिविटी अक्टूबर में प्लान थी, तो मैंने जी ये सर, कहा बिल्कुल। कि मुझे इनकी कॉस्ट मेरी लगेगी अक्टूबर में। तो जो एक्टिविटी मेरी अक्टूबर में प्लान थी उसकी कॉस्ट का जो एस्टीमेट है वो मैंने अक्टूबर में लिख लिया। तो नीचे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो मंथली कॉस्ट आ रही है 22,250 अक्टूबर के लिए आ रही है। नवंबर के लिए कितनी आ रही है? 93,050। दिसंबर के लिए कितनी आ रही है? 19,950। और जनवरी के लिए कितनी आ रही है? 17,550। तो मैंने जो एक्टिविटीज मेरी स्केड्यूल थी अक्टूबर में उनके एस्टीमेट अक्टूबर में लिख लिए, जो एक्टिविटीज नवंबर में थी उनकी नवंबर में लिख ली, एंड दिसंबर एंड सो ऑन। कुछ एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें मैंने कहा था कि इसका एस्टीमेट है 8,300, याद रखिएगा, और वो एक्टिविटी 15 दिन उसके नवंबर में थे और 15 दिसंबर में थे। डू यू रिमेम्बर दैट? जी सर। तो मैंने ये किया Yes, sir. कि उसके एस्टीमेट को मैंने 2 मंथ्स पे ब्रेक कर लिया, राइट? उस एस्टीमेट को मैंने 2 मंथ्स में ब्रेक कर लिया, 5,000 एंड 3,330। अब ये डिपेंड करता है, बाज दफा कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें बराबर एस्टीमेट होता है। बाज दफा ऐसा होता है कि शुरू में ज्यादा वो हैवीली लोडेड होती हैं, तो उसका शुरू में हमारे यहाँ पे ज्यादा अमाउंट आ जाती है और बाद में कम आती है। बाज दफा ऐसा होता है कि शुरू में वो लाइट वेट होती हैं और आखिर पे जो है ना उन पे ज्यादा काम होता है, तो वो हम उसमें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटी उसके एस्टीमेट को हम 2 मंथ्स पे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now after this one last thing, and that is, एक होता है कम्युलेटिव टोटल। कम्युलेटिव टोटल क्या होता है? कम्युलेटिव टोटल ये है, मुझे अगर आपको मैं ये कहूं कि हमारा प्रोजेक्ट, आपको याद है स्केड्यूल क्या था हमारा, किस डेट से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था ये वाला? 21 अक्टूबर 21 ऑफ अक्टूबर, राइट? 21 ऑफ अक्टूबर था वो, ठीक है। लेट्स से मैं आपसे पूछता हूं कि अक्टूबर के एंड तक आपका कितना काम होना चाहिए, तो इट वुड बी 22,250 का, है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है नवंबर के एंड तक कितना होना चाहिए, तो दोनों को आप ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये नीचे 1,115 जो 1,15,300 है ये आ जाएगा। और अगर मैं आपको कहूं डे 1 से लेकर 3rd मंथ के एंड तक कितना होना चाहिए, तो ये तीनों को ऐड तीनों को कर ऐड देंगे कर देंगे। तो ये 135 बन जाएगा, है ना? और इसी तरह डे 1 से लेकर प्रोजेक्ट के एंड तक कितना होना चाहिए, तो वो 152, ये सारों को ऐड करके होगा। ऐसे ही है। इन वैल्यूज को हम कहते हैं कम्युलेटिव वैल्यूज। पहले मंथ की कम्युलेटिव वैल्यू, दूसरे मंथ की कम्युलेटिव वैल्यू, ये असल में पहले और दोनों मंथ की ऐड करके है, फिर तीसरे मंथ की है, फिर चौथे मंथ की है। ये कम्युलेटिव टोटल क्यों है इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये कम्युलेटिव वैल्यू लेके और इस तरह का एक प्लॉट बना लेते हैं। ये क्या है? ये लास्ट स्लाइड है बाय द वे, बस हौसला रखें अब आप, ठीक है? ये लास्ट स्लाइड है। मंथली कॉस्ट, मंथली कॉस्ट, बिल्कुल। वो सर जो मेरी कम्युलेटिव में सर जी सर, क्वेश्चन है जी सर बोले। सर, कम्युलेटिव में फर्स्ट और थर्ड मंथ की भी वो कर सकते हैं, मतलब हमको फर्स्ट और थर्ड मतलब जानना चाहते नहीं हैं, नहीं ऐसा भी हो नहीं सकता है? नहीं ऐसा नहीं सीक्वेंस होता। वाइज ही होगा? सीक्वेंस वाइज होता है। उसकी वजह ये है, होता ये है कि बाज दफा हम ये कहते हैं कि यार हो सकता है पहले 10 दिन में काम ही ना हुआ, है ना? पहले 10 ठीक दिन है में सर। काम ही नहीं हुआ, तो अब आप अगले मंथ में जब अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे ना, तो आप ये भी देखेंगे कि पहले मंथ का कोई काम बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, वो भी शामिल करके देखेंगे कि आज की तारीख तक मेरा कितना काम हुआ है, मेरे कितने खर्चे आए हैं, तो वो डे 1 से यहां तक देखते हैं। अच्छा, नाउ इफ यू सी हियर, तो मैंने ये कहा कि पहले मंथ के एंड तक वो जो कम्युलेटिव टोटल था वो 22,250 था। दूसरे मंथ के एंड तक यहाँ पे ये 115 था, 1,15,000 था। तीसरे मंथ के एंड तक ये 135 था, और चौथे मंथ के एंड के ये जो कम्युलेटिव टोटल है उनको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। करेक्ट? ये हम प्लॉटिंग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे हमारा पूरे लेक्चर्स हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने मिलाए आपस में, इसको हम कहते हैं एस कर्व, या ये जो एस कर्व बनता है ये कॉस्ट बेसलाइन है आपकी। ये क्या है? कॉस्ट बेसलाइन। कॉस्ट बेसलाइन, राइट? ये कॉस्ट बेसलाइन
will act as a reference for your performance measurement. इसको आप इस तरह समझें कि पहली टीम जो है उसने अपनी इनिंग्स खेल ली है, अब जो अगली टीम है या जब आप ये प्लानिंग कर लेंगे कि यार दिस इज माय प्लान, तो फिर आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जाएंगे। जब आप एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो आप नवंबर के एंड पे या अक्टूबर के एंड पे अक्टूबर के एंड पे देखेंगे कि यार मुझे करना कितना काम करना था, 22,250 का करना था। तो या तो आप एग्जैक्टली उतना ही काम कर रहे होंगे, आप एज पर प्लान जा रहे होंगे, या फिर इससे कम कर रहे होंगे। ऐसे ही है ना? या फिर आपने ज्यादा काम कर लिया होगा। करेक्ट जी। तो इसकी बेस पे आप अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे। आइदर आप बिल्कुल एज प्लान चल रहे होंगे या आप प्लान से नीचे चल रहे होंगे। जैसे क्रिकेट टीम दूसरी खेलती है, अगर वो नीचे जा रही है तो हम क्या कहते हैं, ये पीछे जा रहे हैं, है ना? दूसरे मंथ पे फिर आप अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे और उसको यहाँ पे यूं प्लॉट कर लेंगे और फिर आप देखेंगे कि यार हम तो बिल्कुल ही पीछे रहते जा रहे हैं। राइट, अगली दफा आप कुछ ऐसे मैयर्स लेने की कोशिश करेंगे कि आप अगले मंथ में लेट से इसके करीब आ जाएं या अपने प्लान के ऊपर चले जाएं। तो इस तरह ये जो बेस लाइन है, ये जो कॉस्ट बेस लाइन है, ये बाद में हम इसको यूज करते हैं अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। इज इट क्लियर? एंड दैट्स इट। इज इट क्लियर टू यू जी एवरीवन? सर। ठीक है, आई एम रियली Yes, सॉरी sir. फॉर सर ये टेकिंग। मंथली होती है हमेशा? ये डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट साइज पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो 3 मंथ्स पे भी हो सकती है। राइट, छोटा प्रोजेक्ट है तो 15-15 दिन, एक हफ्ते में भी हो सकती है। इट वुड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है सर। राइट, Thank अच्छा you, sir. इसको हम इस जस्ट डोंट वरी, हम इसमें हमारे 2 लेक्चर्स हैं पूरे जो हमने ये प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और कॉस्ट बेसलाइन के साथ खेलना है। तो ये प्लॉट कैसे करते हैं इस पे विल टॉक अ लॉट एक्चुअली। सो बट टुडे आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू कि पूरी की पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट कैसे शुरू होती है और फिर कॉस्ट के अंदर हम क्या काम करते हैं, उसको मैंने क्विकली आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि कॉस्ट के एस्टिमेट लेने हैं। उसके बाद हमने ये मंथ्स के साथ या स्केड्यूल के साथ उसको लिंक करके एक कॉस्ट बेसलाइन बनानी है, उससे अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। लेकिन अब आप देखिएगा कि 2 लेक्चर्स आपके पूरे हैं जिसमें आपने एस्टिमेशन करनी कैसे है, सिर्फ उसकी टेक्निक सीखनी है। क्लियर? सो वो हम आहिस्ता आहिस्ता ये सर इसी तरह ये प्रोग्रेस मॉनिटर कैसे करनी है इसकी हम बात करेंगे एंड सो ऑन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस। इंशाल्लाह सी यू in the classroom. अटेंडेंस सर। Come to बस हो गई सबकी अटेंडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो क्या मच। बात। Thank you, ओके sir. सर। Take care. Thank you, sir. Okay, thank